अध्याय 131 रक्तपिपासु मातृ वृक्ष और राक्षस अनुवादक 54,96,90,339। तानजेन के सामने का मातृ वृक्ष पहले ही प्रकट होते ही 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके अलावा ये घाटी के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हुए विलासितापूर्ण और प्रचुर था। इसके वृक्ष का शरीर अत्यंत मोटा और ठोस था। जब कोई इसकी जड़ों तक जाता है तो ऐसा महसूस होता है मानो वह किसी विशाल मीनार का सामना कर रहा हो। उसके सामने बड़ा पेड़ काफी शानदार लग रहा था। सौभाग्य से तानजेन ने मातृ वृक्ष की भव्य आकृति को उसके चरम पर देखा था, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। बाकी लोगों को नुकसान हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लॉर्ड कैस्टेलन द्वारा बनाया गया सहायक शहर ऐसा होगा। कई निवासियों ने पहले कभी कोई पेड़ नहीं देखा था क्योंकि ब्लैक रॉक सिटी के आसपास एक भी पेड़ नहीं था। उन्होंने अपने सामने विशाल पौधे को देखा और महसूस किया कि यह काफी प्रभावशाली था। आखिरकार ये लॉर्ड कैस्टेलन द्वारा निर्मित सहायक शहर था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। तानजेन ने निवासियों की चर्चाओं की परवाह नहीं की। इसके बजाय वह धीरे धीरे मातृ वृक्ष के पास गया और अपनी हथेली मातृ वृक्ष के तने पर रख दी। लगभग उसी क्षण जब उसकी हथेली ने मातृ वृक्ष के तने को छुआ, एक अवर्णनीय अनुभूति ने उसे घेर लिया, जिससे तानजेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह वसंत की हवा में नहा गया हो। मातृ वृक्ष टावर सिटी के भगवान के रूप में तानजेन आसानी से मातृ वृक्ष में निहित शक्ति को महसूस कर सकते थे। हालांकि क्या वह मातृ वृक्ष के साथ संवाद कर सकता है और इस शक्ति का उपयोग कर सकता है या नहीं, यह उसकी प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करता है। आखिरकार इस तरह की चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तानजेन ने ध्यान से मातृ वृक्ष की शक्ति को महसूस किया। ये शांतिपूर्ण और प्राकृतिक था, एक ऐसे जादू से भरा हुआ था जो लोगों को शांत कर सकता था। दुर्भाग्य से यह वो शक्ति नहीं थी जो तानजेन चाहती थी। उसे भावुक होने की जरूरत थी, उसे हिंसक होने की जरूरत थी, न कि पानी की तरह कोमल होने की। घाटी में राक्षसी लाशों के पहाड़ जैसे ढेर वह दावत थी जो तानजेन ने मातृ वृक्ष के लिए तैयार की थी। जब तानजेन ने मातृ वृक्ष को इन राक्षसों की लाशों से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का आदेश दिया, तो उसे प्रतिरोध और अनिच्छा की भावना महसूस हुई। ऐसा लगता था कि मातृ वृक्ष, जिसे ताजी और प्राकृतिक चीजें पसंद थीं, खून और सड़े हुए मांस से नफरत थी। हालांकि मातृ वृक्ष तानजेन के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सका। इसलिए कुछ सेकंड बाद होली ड्रैगन सिटी के निवासियों ने देखा कि विशाल पेड़ की जड़ों से अचानक अनगिनत जड़ें निकल रही है और फिर बेरहमी से उसके चारों ओर राक्षसों की लाशों में घुस गईं। राक्षसों की लाशें जो जड़ों से छेदी गई थीं, नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये ज्ञात नहीं था कि यह एक भ्रम था, लेकिन होली ड्रैगन सिटी के निवासियों ने देखा कि विशाल पेड़ बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उसने देखा कि मातृ वृक्ष राक्षस के मांस और रक्त को अवशोषित करना शुरू कर देता है। इस समय वह पहले से ही मातृ वृक्ष की ऊर्जा से थोड़ी हिंसक शक्ति का एहसास महसूस कर सकता था और यह धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। यह वो शक्ति थी जो युद्ध के मातृ वृक्ष की थी। यह अब शांतिपूर्ण और निर्विरोध नहीं, बल्कि हिंसक और क्रूर था। कोई भी शक्ति जिसने इसका सामना करने का साहस किया, उसे सबसे भयंकर पलटवार का सामना करना पड़ेगा। तानजेन ने अपना हाथ मातृ वृक्ष से हटा लिया और अपने पीछे घूमने वालों पर नजर डाली जो प्रत्याशा से भरे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप सभी होली ड्रैगन सिटी के नए निवासी बनेंगे। जियान आपको अपने पहचान पत्र इकट्ठा करने और चुपचाप आपके आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप बाद में बहुत व्यस्त हो सकते हैं क्योंकि आपको अभी भी शहर पर हमला करने वाले राक्षसों की लाशों को साफ करना होगा। सभी ने सिर हिलाया और मोरोब जियान के पीछे पीछे चले, उत्साहपूर्वक अपने पहचान पत्र लेने के लिए होली ड्रैगन शहर के मुख्य शहर की ओर बढ़े। तानजेन द्वारा मदर ट्री के सिटी टॉवर को एक सहायक शहर के रूप में स्थापित करने के बाद
मदर ट्री के सिटी टॉवर की नींव स्वचालित रूप से मुख्य सिटी टॉवर की नींव में एकीकृत हो जाएगी। यदि वो अपग्रेड करना चाहता है तो उसे एक ही समय में दोनों शहरों को अपग्रेड करना होगा और खपत भी दोगुनी हो जाएगी। इस तरह मदर ट्री टावर में आधारशिला व्यापार मंच नहीं होगा, बल्कि मुख्य शहर के साथ एक मंच साझा होगा। यदि पवित्र ड्रैगन सिटी को नष्ट कर दिया गया तो दोनों आधारशिलाएं तुरंत अलग हो जाएंगी और स्वतंत्र आधारशिला बन जाएंगी। ये ठीक इसी विशेषता के कारण था कि अन्य टावरों ने जल्दबाजी में एक सहायक शहर बनाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत बड़ी थी और हानि आसानी से लाभ से अधिक हो सकती थी। तांग जेन ने अपना सिर घुमाकर उस मात्र वृक्ष की ओर देखा जो खुशी से मांस और खून खा रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी लटकती हुई एक लता को पकड़ लिया। फिर उसने अचानक छलांग लगाई और लताओं पर चढ़कर मात्र वृक्ष के ऊंचे हिस्से पर चढ़ गया। जैसे कि यह तांग जेन के विचारों को समझ सकता है, मात्र वृक्ष की लताएं जल्दी से पीछे हट गईं। तांग जेन ने अधिक ताकत का उपयोग नहीं किया और मात्र वृक्ष की एक विशाल शाखा पर चढ़ गया। उसी समय उसके सामने बेलों और पत्तों से बने कुछ वृक्ष गृह प्रकट हो गए। यह निवासियों के लिए मदर ट्री टॉवर सिटी द्वारा प्रदान किया गया आवास क्षेत्र था। इस लेवल एक मदर ट्री पर कुल 10 ऐसे ट्री हाउस थे, जिनमें से प्रत्येक मजबूत और ठोस था, जो पूरी तरह से बंद पक्षी के घोंसले जैसा दिखता था। तांग जेन ने फिलहाल किसी को भी यहां रहने देने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर की कमी नहीं थी। उसके दिल में मात्र वृक्ष पवित्र ड्रैगन वैली के लिए सुरक्षा और ताकत का स्रोत था। वह किसी को भी इस पर बेतरतीब ढंग से चढ़ने की अनुमति कैसे दे सकता है? तांग जेन की नजर पेड़ के घर से हट गई। चारों ओर देखने के बाद वह लताओं के किनारे से नीचे कूद गया, जिसके बाद पलक झपकते ही उसका शरीर बिजली की तरह विशाल मिट्टी की दीवार पर प्रकट हो गया। तांग जेन के आगमन को देखने के बाद सैनिकों ने सलामी दी और उनका स्वागत किया। तांग जेन ने संकेत दिया कि उन्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी नजर बाहर बजरी के मैदान की ओर कर दी। कुछ ही दूरी पर बजरी के मैदान पर राक्षसों के एक समूह की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उनकी संख्या लगभग 1000 थी। राक्षसों का ये समूह केवल 1 या 2 स्तर के छोटे राक्षस थे। होली ड्रैगन सिटी के सैनिकों के लिए उन्हें केवल निशाना लगाने और ट्रिगर खींचने की जरूरत थी, और वे आसानी से इन राक्षसों की देखभाल कर सकते थे। हालांकि तांग जेन ने इन राक्षसों के बीच लाशों की दौड़ की छाया की खोज की। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसी समय उन्होंने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि लाशों की दौड़ का क्षेत्र पहले से ही पवित्र ड्रैगन सिटी के आसपास तक विस्तारित हो चुका है। यह वह दृश्य हो सकता है जिसे तांग जेन देखने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक था। हालांकि देर सबेर लाशों की दौड़ के साथ लड़ाई होगी। तांग जेन को उम्मीद थी कि वह दिन यथासंभव देर से आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब पवित्र ड्रैगन सिटी ने हमला करने की पहल की, तो ये साबित हो जाएगा कि तांग जेन के पास पहले से ही लाशों की दौड़ को खत्म करने का आत्मविश्वास था। उम्मीद है ये सिर्फ एक लाश दौड़ थी जो बेतरतीब ढंग से घुस गई थी, अन्यथा उसे जल्दी से एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता। जैसे ही तांग जेन का दिमाग मरे हुए दौड़ और उस भयानक आत्मा मस्तिष्क वाले मरे हुए राजा से निपटने के विचारों से भर गया, कियान लांग अचानक दहाड़ उठा, अरे यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए राक्षस क्यों है? राक्षस? तांग जेन ये सुनकर चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से इन विशाल राक्षसों के बारे में जानता था। इसके अलावा वह जानता था कि ये राक्षस 4 से 5 मीटर लंबे थे। सबसे निचली रैंक 3 थी और सबसे ऊंची रैंक 5 थी। उनकी त्वचा पर हरी और लाल धारियां थीं। उनमें असीम शक्ति और सरल मन था। उनकी भोजन प्राथमिकताएं बेहद विविध थीं और कहा जा सकता है कि वे सर्वाहारी थे। इसके अलावा ये मानव जैसे राक्षस लोगों को खाना पसंद करते थे, इसलिए उनका राक्षसी नाम निश्चित रूप से सच था। अंतहीन जंगल में एक सामान्य ज्ञान था, भोजन की तलाश में कभी भी राक्षसों का पीछा न करें, क्योंकि वे सब कुछ खा लेंगे।
ये कहा जा सकता है कि जहां भी राक्षस भटकेंगे वहां आपदा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जो कुछ भी खा सकते थे उससे अपना पेट भर लेते थे। इसके अलावा ये राक्षस हमेशा भूख की स्थिति में रहते थे और वे जन्म से मृत्यु तक लगातार खाते खाते और खाते रहते थे। राक्षस ऐसे थे क्योंकि उनके पास भयानक पाचन और पुनर्योजी क्षमताएं थीं। ऐसा कहा जाता था कि अगर राक्षस की मांसपेशियां काट भी दी जाए तो भी वह एक दिन में ठीक हो जाएगा। जब तक आप इसे भोजन उपलब्ध कराते रहेंगे, राक्षसों की पुनर्जनन क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए राक्षसों को चाकुओं और कुल्हाड़ियों से काटे जाने का डर नहीं था। भले ही उनके पेट फट जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। इसने राक्षसों को वॉन्डरर्स के लिए सबसे अधिक परेशानी वाले राक्षसों में से एक बना दिया। मनुष्य और अन्य जातियां दोनों उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। राक्षसों के बारे में इस जानकारी को समझने के बाद तांग जेन को पता था कि उसके हाथों में आग्नेयास्त्रों का अब कोई फायदा नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक शक्तिशाली ग्रेनेड भी उन राक्षसों के सामने ही हार सकता था, जिनकी त्वचा कठोर थी और पुनर्प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता थी। तांग जेन को इवानोव से एक रॉकेट लॉन्चर मिला था, लेकिन उसे राक्षसों के खिलाफ जीतने का पूरा भरोसा नहीं था। इन राक्षसों की उपस्थिति के कारण शहर की मूल रूप से सरल रक्षा बहुत जटिल हो गई थी। राक्षसों की उपस्थिति के साथ इन निचले स्तर के राक्षसों के पास रीढ़ की हड्डी लग रही थी। वे और भी जोर से चिल्लाने लगे और राक्षसों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिनके पास आमतौर पर छिपने का भी समय नहीं होता, ऊपर नीचे कूदते। प्रकृति के नियमों के कारण राक्षस हर जगह मौजूद भोजन को नहीं खाते थे। इसके बजाय उन्होंने अपना मुंह खोला, जो नुकीले दांतों और लार से भरा हुआ था, और दीवार पर खड़े लोगों को घूरने लगे। घेराबंदी की लड़ाई पहले स्पर्श से शुरू हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 132 मृत्यु की एक अभेद्य रेखा। अनुवादक 54,96,90,339। इन राक्षसों के आगमन का मतलब था कि घेराबंदी शुरू हो गई थी। सबसे ऊंचा राक्षस आकाश में दहाड़ता रहा और उसके चारों ओर अनगिनत निचले स्तर के राक्षस पागल राक्षसों की तरह पवित्र ड्रैगन घाटी की ओर दौड़ पड़े। बजरी का मैदान, जो शुरू में सूरज के नीचे चमकदार था, अचानक काली, भयानक मूसलाधार की परत से ढक गया था। वे तेजी से पवित्र ड्रैगन घाटी की ओर चले गए। सब लोग ध्यान दो, एक बार जब ये राक्षस चिन्हित स्थान में प्रवेश कर जाएं, तो उनकी पिटाई करें, मार डालो। टायसन ने दहाड़ते हुए उत्साह और घबराहट से पास आ रहे राक्षसों को देखा। उसके लिए ये निम्न स्तर के राक्षस सिर्फ क्षुधावर्धक थे। वह अपने हाथ में हथियार लेकर उन्हें आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन राक्षसों की उपस्थिति से इस लड़ाई की अज्ञातता अचानक बढ़ गई। लेकिन जितना अधिक यह ऐसा था, ताइसेंग उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। उसे लगा जैसे उसके खून में आग लग गई हो, और वह एक ही वार में सबसे ऊंचे लेवल 4 राक्षस को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सभी सैनिकों में से जिमी सबसे अधिक उत्साहित था। उसका हमेशा से एक सपना था, और वह था राक्षस के दांतों से एक हार बनाना और उसे अपनी छाती पर सबसे आकर्षक जगह पर लटकाना। वह चाहता था कि सभी को पता चले कि वह कितना बहादुर था। उसकी इच्छा पूरी करने का मौका उसके सामने था। जिमी की नजर राक्षसों से कभी नहीं हटी। भले ही निचले स्तर के राक्षसों का एक समूह उस पर हमला कर रहा हो, फिर भी वह समय समय पर राक्षसों की ओर देखने लगता था। उनका अनुपस्थित दिमाग वाला रूप देखकर ताइसेंग ने हल्के से उसके सिर पर हाथ मारा और साथ ही कठोर स्वर में डांटा, अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दो। यदि आप राक्षसी दांत चाहते हैं, तो आपको पहले उन्हें मारना होगा, फिर आप जो चाहें चुन सकते हैं। भले ही आप उन सबको हथौड़े से तोड़ दें, फिर भी किसी को परवाह नहीं होगी। और एनबीएसपी, जहां तक जिमी के विचारों की बात है, ताइसेंग स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, और वह इस बच्चे का ध्यान भटकने नहीं दे सकता था। यदि वह गलती से किसी राक्षस द्वारा घायल हो गया था,
तो वह उस भाई का सामना कैसे कर सकता था जिसने उसकी मृत्यु से पहले अपने बच्चे को उसे सौंपा था? ओह, मुझे पता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिमी ने अपना सिर खुजलाया और अपना ध्यान राक्षसों के समूह पर केंद्रित किया जो चिन्हित स्थान की ओर आ रहे थे। उसे पीट दिया। टायसन की दहाड़ के बाद सभी बंदूकों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। आग की लपटों ने घातक धातु काटने वाली रेखाएं बनाई और तुरंत राक्षसों को टुकड़ों में तोड़ दिया। मूल रूप से सफेद बजरी के मैदान का रंग तुरंत बदल गया। उसकी जगह बेहद आकर्षक गहरे लाल रंग ने ले ली और चकरा देने वाला रंग और गहरा होता गया। अपने जीवन में पहली बार इन राक्षसों ने, जो अंतहीन जंगल में अनियंत्रित रूप से भाग रहे थे, गोलियों की शक्ति का अनुभव किया। हालांकि यह अनुभव उनके जीवन में केवल एक बार ही हो सका, और आगे जो उनका इंतजार कर रहा था वो उनके जीवन का अंत था। सबसे आगे राक्षसों का समूह मर गया था और उनके पीछे के राक्षस भी बेहतर नहीं थे। भले ही वे इतने भाग्यशाली थे कि गोलियों से बच गए, फिर भी बड़े कैलिबर मशीन गनों की भयानक घातकता ने उन्हें चलते रहने की क्षमता खो दी। वे केवल व्यर्थ ही जमीन पर गिर सकते थे, विलाप कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। फिर भागते हुए राक्षसों ने उन्हें मांस के पेस्ट में कुचल दिया। कानून के प्रभाव के कारण इन राक्षसों को बड़े पैमाने पर हताहत होने पर भी थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। वे पागलों की तरह चिल्लाते रहे, अपनी तरह के शरीर पर कदम रखते हुए, खून से नहाते हुए और अपनी जान की परवाह किए बिना पवित्र ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ते रहे। हालांकि बंदूकों की शक्ति बहुत अधिक थी, फिर भी वे पागल राक्षसों के सामने थोड़े कमजोर थे। राक्षसों के बड़े समूह को देखते हुए, जो पहले से ही करीब थे, कुछ योद्धाओं ने पहले ही अपने हथगोले फेंक दिए थे। जमीन पर राक्षसों के समूह में गिरने के बाद वे घातक प्रभावों की लहरों के साथ विस्फोट कर गए, जिससे राक्षसों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। तानजेन ने राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया जब उसने देखा कि वे बस पीछे बैठकर टाइगर्स की लड़ाई देखने जा रहे थे। उसने मन में सोचा कि यदि ये राक्षस चतुराई से पीछे हट जाएं तो वह उन्हें छोड़ देगा। हालांकि यदि वे लापरवाही से आगे आते हैं और परेशानी पैदा करते हैं, तो उन्हें परीक्षण का विषय बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तानजेन के दिल में उसे इन राक्षसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह गुप्त रूप से इन राक्षसों को वश में करने की संभावना पर भी विचार कर रहा था। आखिरकार राक्षसों में भयानक पुनर्योजी क्षमताएं थीं और उनका मूल्य बहुत बड़ा था। तानजेन को इन राक्षसों को पकड़ने के बाद एक क्रूर विच्छेदन प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। भारी मशीनगनों के साथ हथगोले ने मिलकर विशाल दीवार के नीचे सफलतापूर्वक मारे गए राक्षसों को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया। भीषण हमले के बाद कुछ ही राक्षस बचे थे। उनमें से केवल कुछ ने ही विशाल दीवार पर पवित्र ड्रैगन सिटी योद्धाओं को देखा और दहाड़े मारे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था कि कोई भी राक्षस इतनी ऊंची दीवार पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन हमेशा अपवाद होते थे। मोटे और ठोस पिछले पैरों वाला एक राक्षस अचानक उछला, 10 मीटर से अधिक हवा में उछला और शहर की दीवार पर जा गिरा। उसी समय राक्षस ने अपने तेज आरी जैसे दरांती जैसे पंजे लहराए, होली ड्रैगन सिटी के एक सैनिक को बेरहमी से काट दिया, जिसे गार्ड ने पकड़ लिया था। दूसरी ओर तानजेन पहले से ही तैयार थी। उसने लापरवाही से स्टील पाइप से बना एक भाला उठाया और बिना देखे ही उसे फेंक दिया। मानचित्र द्वारा दिए गए सुपरविजन पर भरोसा करते हुए तानजेन द्वारा फेंका गया भाला राक्षस के सिर पर सटीक रूप से लगा। PF50। एक धीमी आवाज के बाद राक्षस ऐसे उड़ गया मानो वह किसी ट्रेन से टकरा गया हो। वो जोर से जमीन पर गिरा और मर गया। पवित्र ड्रैगन सिटी के सैनिक जो बच गए थे, कृतज्ञतापूर्वक कास्टेलन की ओर देखा, फिर तेजी से घूमे और अपनी बंदूकें उठाईं और राक्षसों पर बेतहाशा गोलीबारी की। प्रत्येक शॉट का लक्ष्य राक्षसों के महत्वपूर्ण बिंदु थे। मूल दुनिया के सैनिकों की तुलना में इन होली ड्रैगन सिटी सैनिकों की शूटिंग सटीकता बेहद अधिक थी। यदि उन्हें मूल विश्व की सेना में रखा जाता, तो उनमें से प्रत्येक एक अचूक निशानेबाज का पद ले सकता था। तानजेन ने अब हंगामा नहीं देखा। इसके बजाय
उसने बगल से एक स्वचालित राइफल ली और 200 मीटर के भीतर राक्षसों पर गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग हर शॉट एक राक्षस के सिर को सटीक रूप से उड़ा देगा, जिससे पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक खुश हो जाएंगे। जब 1000 ड्रैगन ने ये देखा तो वह भी मात नहीं खाना चाहता था। उसने अपनी राइफल फेंक दी और अपने बगल में रखा कंपाउंड धनुष उठाकर राक्षसों पर फायरिंग करने लगा। शायद यह उनकी प्रतिभा के कारण था, लेकिन 1000 ड्रैगन धनुष के साथ देवतुल्य स्तर तक खेलने में सक्षम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तेज तीरों की आंखें थीं, और उनमें से हर एक राक्षस के मस्तिष्क पदार्थ और रक्त के साथ राक्षस के सिर के पीछे से बाहर निकलने से पहले उसकी आंखों के सॉकेट में घुस गया। ठीक है, महान, टायसन चिल्लाया और भाले से लोहे की बाल्टी पकड़ ली। उसने बवंडर की तरह अपनी भुजाएं लहराईं और एक के बाद एक भाले फेंके, राक्षसों को एक के बाद एक जमीन पर गिरा दिया। यह ऐसा था मानो वे तीनों उन राक्षसों का सफाया करने की दौड़ में थे जो बेहद तेज गति से शहर पर हमला कर रहे थे। जब तांगजेन ने ये देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराया। उसे हल्का सा एहसास था कि कियानलांग और ताइसेन की रैंक 3 पर उन्नति ज्यादा दूर नहीं है। सिटी लॉर्ड और 2 नेताओं को इतना साहसी देखकर पवित्र ड्रैगन शहर के किसान और सैनिक भी एकजुट होकर दहाड़ने लगे। गोलियां और अन्य हथियार घनघोर बारिश की तरह थे, जो बेरहमी से राक्षस के शरीर को पलट रहे थे। एक समय के लिए खून नदी की तरह बह गया और हर जगह लाशें थीं। जैसे ही पवित्र ड्रैगन शहर के लोग हत्या के बीच में थे, राक्षस जो देख रहे थे अचानक दहाड़ने लगे और जमीन पर मुक्का मारने लगे। उसी समय उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे पृथ्वी कांप उठी और पवित्र ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 133 राक्षसों को पकड़ना। अनुवादक 54,96,90,339। जब ये 4 से 5 मीटर लंबे राक्षस एक साथ आक्रमण करते थे तो वे लोगों को निराशावादी धारणा देते थे कि वे अजेय हैं। वे एक चलती हुई भयानक लहर की तरह थे, एक बेहद भयानक युद्ध जानवर जिस पर दमघोंटू दबाव था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड में वे अपने सामने किसी भी दुश्मन को कुचल सकते हैं, फाड़ सकते हैं और खा सकते हैं। आखिरकार राक्षसों को युद्ध में शामिल होते देख पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिक घबरा गए। शायद 10 मीटर ऊंची शहर की दीवार सामान्य राक्षसों को रोक सकती है, लेकिन 4 से 5 मीटर लंबे राक्षसों के खिलाफ ये ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकती है। इसके अलावा राक्षसों को अनकिलेबल उपनाम दिया गया था। उनकी भयानक पुनर्प्राप्ति और पुनर्जनन क्षमताओं ने लोगों को निराश महसूस कराया। तांगजेन ने स्वाभाविक रूप से सभी के भावों पर ध्यान दिया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हो, इसकी तुलना युद्ध के मैदान में असली हथियारों से दुश्मनों को मारने से नहीं की जा सकती। इसलिए अगली चीज जो करने की जरूरत थी वह थी इन राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करना। तैयार हो जाओ और मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करो, तांगजेन ने निर्देश दिया। उसका शरीर अचानक उछला और पलक झपकते ही शहर की दीवार के नीचे जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वह बिखरे हुए निचले स्तर के राक्षसों के सामने से गुजरा, उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा। जब वह अचानक रुका तो उसके हाथों में मौजूद 2 लंबे राक्षसी हथियारों से खून टपक रहा था। साथ ही उसके रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों के शरीर से खून बहने लगा और उनके सिर अलग हो गए। डोमिनोज की तरह जिन्हें नीचे धकेल दिया गया था, राक्षसों की लाशें एक के बाद एक जमीन पर गिर गईं, जिससे मौत का रास्ता बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब पवित्र ड्रैगन सिटी के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे फिर से एक स्वर में जयकार करने लगे। तांगजेन ने अपने पीछे की जय जयकार को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने सामने वाले राक्षस को घूरकर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह वास्तव में 4 से 5 मीटर लंबे राक्षसों की ओर बढ़ गया जो शहर की दीवारों की तरह थे। जब सामने वाले राक्षसों ने एक इंसान को उछलते हुए देखा तो वे तुरंत उत्साह से दहाड़ने लगे।
उसी समय उन्होंने तानजेन को पकड़ने और उसे एक ही बार में निगलने की इच्छा रखते हुए अपने हाथों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। अपने सरल दिमाग में मनुष्य कमजोर, स्वादिष्ट भोजन था जो सभी प्रकार की आवाजें निकाल सकता था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह इंसान उन्हें मारना चाहता है। राक्षस हंसना चाहते थे। वे हमेशा से ही इंसानों को मारते और निगलते रहे हैं, जहां तक इंसानों द्वारा मारे जाने की बात है। हे। राक्षसों के दिमाग में मनुष्य सिर्फ भोजन थे। क्या आपने कभी भोजन को अपने शिकार को मारते देखा है? ऐसी स्थिति अन्य जातियों के साथ हो सकती है, लेकिन एक राक्षस के सामने पाई शियु को मारना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए जब तानजेन ने हमला किया तो राक्षस ने अवचेतन रूप से सोचा कि यह मानव स्वादिष्ट भोजन था जिसने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचाया था। लेकिन राक्षसों को यह नहीं पता था कि भविष्य में उन्हें मौत से भी बदतर दर्द का सामना करना पड़ेगा। तानजेन की वर्तमान गति पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह राक्षस के साथ संपर्क बनाने वाला था, तानजेन ने चतुराई से उसके विशाल पंजे को चकमा दे दिया जो आधी मेज के आकार के थे। फिर उसने बेरहमी से राक्षस के घुटने पर वार किया। काबा! एक तेज आवाज के बाद राक्षस दर्द से दहाड़ने लगा। उसका घुटना अचानक फट गया और राक्षस अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। हालांकि ये राक्षस वास्तव में अतुलनीय रूप से मजबूत था। इसने वास्तव में अपने स्वयं के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती पकड़े रहा। उसी समय इसने तानजेन की ओर एक हथेली भेजी, लेकिन उसने आसानी से इसे टाल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन, जो राक्षसों के बीच में थी, बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वह हमलों से बचता रहा। उसी समय उन्होंने पहले ही एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया था और अपने डोजिंग के बीच के अंतर पर भरोसा करके डेटा को समायोजित कर रहे थे। वो कोशिश करके देखना चाहता था कि क्या इसका कोई चमत्कारी प्रभाव होगा। ये देखते हुए कि तानजेन राक्षसों के समूह के भीतर एक खतरनाक स्थिति में था, ताइसेन और बाकी लोग अभी भी संकोच करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। जब राक्षसों की कमर पर गोलियां बरसने लगी तो भारी मशीन गन ने गुस्से भरी दहाड़ छोड़ी। ताइसेन और बाकियों के लगातार हमलों ने राक्षसों की हमले की गति को प्रभावी ढंग से दबा दिया था। उनके शरीर से खून की धार फूट पड़ी क्योंकि गोलियां समय समय पर मांस के एक टुकड़े को चीर देती थीं। राक्षस की भयानक पुनर्प्राप्ति और पुनर्जनन क्षमताएं पूर्ण प्रभाव में थीं। उनके घाव कीड़ों जैसे मांस के अंकुरों से ढके हुए थे, जो लगातार हिलते रहते थे। खून बहना बंद होने के बाद नया मांस उगना शुरू हो गया। लंबे राक्षस अपने पैरों की विशाल हड्डियों को अपने हाथों में लहराते रहे। गोली लगने के बाद तीव्र दर्द के कारण वे गुर्राते रहे और पैर पटकते रहे, लेकिन वे उस इंसान को नहीं मार सके जो चूहे जितना फुर्तीला था। जब तानजेन ने आखिरकार अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो उसने अचानक अपना हाथ उठाया और एक अजीब भाषा में चिल्लाया। इसके तुरंत बाद सभी ने तानजेन की उंगली से एक ग्रीन चेन को उड़ते हुए देखा। उसी समय श्रृंखला तेजी से लंबी और मोटी हो गई। पलक झपकते ही उसने पहले ही सभी राक्षसों को घेर लिया था। तानजेन धीरे से फिर चिल्लाया। हवा में तैर रही हरी चेन सिकुड़ने लगी। हर कोई देख रहा था कि जंजीर ने पांचों राक्षसों को एक साथ मजबूती से बांध दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षसों ने कितना संघर्ष किया, वे जंजीरों से भागने में असमर्थ थे। ये कैसी जंजीर थी? यह इतना जादुई कैसे हो सकता है? जब हर कोई हैरान महसूस कर रहा था, तानजेन ने चेन से बंधे राक्षसों को देखा जो दहाड़ रहे थे और भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कौशल को सक्रिय किया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। शुआ शुआ शुआ, अनगिनत लेजर किरणें जो दिन के दौरान भी बेहद चमकदार थीं, पतली हवा से दिखाई दी। वे अगल बगल पंक्तिबद्ध थे और तेजी से 5 राक्षसों के घुटनों के पार चले गए। फिर राक्षसों ने दर्दनाक चीखें निकाली। जैसे ही वे संघर्ष कर रहे थे, 5 राक्षस वास्तव में एक साथ जमीन पर लुढ़क गए। जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां राक्षसों के 10 बड़े करीने से कटे हुए पैर थे। घावों पर कोई खून नहीं था,
लेकिन कीड़ों जैसा मांस फड़फड़ा रहा था, जो राक्षसों के शरीर को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब सुपर लेजर उत्कीर्णन मशीन का धन्यवाद था कि नरभक्षी के बछड़े को इतनी आसानी से काटा जा सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षसों से निपटने में इतना प्रभावी होगा। हालांकि इस मॉडल की उपयोग की शर्तें बहुत कठोर थीं। इसके लिए निकट दूरी, निश्चित लक्ष्य और ऑन साइट डेटा सेटिंग्स की आवश्यकता होती है। इन प्रतिबंधों के साथ तांग जेन के लिए हर बार दुश्मन का सामना करने पर इसका जबरदस्ती इस्तेमाल करना असंभव था। चाहे कुछ भी हो, ये राक्षस अपंग हो गए थे और केवल पकड़े जाने का इंतजार कर सकते थे। अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर दीवार पर मौजूद सैनिकों की आवाजें बंद हो गईं। उनकी आंखें सदमे और बेतहाशा खुशी से भर गईं। तांग जेन के प्रति भी गहरी प्रशंसा थी। लड़ाई के इस बिंदु पर 5 राक्षस पूरी तरह से अपंग हो गए थे, जिसका मतलब था कि घेराबंदी की लड़ाई खत्म हो गई थी। बचे हुए कुछ निचले स्तर के राक्षसों को अंततः होश आ गया। वे भयभीत हो गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। पलक झपकते ही वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, अपने पीछे केवल मांस और खून की जमीन छोड़कर। भाइयों, हम जीत गए, जयकार गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। इसके तुरंत बाद सभी लोग रस्सी के सहारे नीचे कूदने लगे, जिसके बाद वे तांग जेन के पास इकट्ठे हुए और उत्सुकता से उन 5 राक्षसों को देखा जो अभी भी अपने पैरों के बिना जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। सिटी लॉर्ड, आप बहुत अद्भुत हैं, जिमी ने उत्साहपूर्वक तांग जेन से कहा। उसी समय उसकी नजर 5 राक्षसों के बदबूदार मुंह पर टिकने लगी, क्योंकि वह विचार कर रहा था कि उसे उनमें से कौन सा दांत तोड़ देना चाहिए। 5 राक्षस वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह थे, और उनके दिलों में भय की एक दुर्लभ भावना उमड़ रही थी। खासकर वह छोटा सा लड़का हमारे मुंह की ओर अजीब भाव से क्यों देख रहा था? वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? अगर वह भोजन के इस समूह के हाथ में पड़ गया, तो क्या वह भी खाया जाएगा? भोजन से खाए जाने के विचार से 5 राक्षसों को दुख हुआ। मरने का ये तरीका उनके पूर्वजों के लिए बहुत शर्मनाक था। तांग जेन को नहीं पता था कि ये राक्षस क्या सोच रहे थे। अगर उसे पता भी होता तो भी वह उनका उपहास करता। उसे राक्षसों के बदबूदार मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने केवल इनका गहराई से अध्ययन करने की योजना बनाई, यही सब कुछ था। अगर इन राक्षसों को तांग जेन के शोध के बारे में पता होता, तो वे शायद सोचते कि इस समूह के भोजन को खाना बेहतर होगा। आखिरकार, अगर वे ऐसा करेंगे तो दर्द कम होगा। पवित्र ड्रैगन शहर के निवासी, जिन्हें अपनी जीत की खबर मिली थी, वे पहले से ही उच्च उत्साह में शहर की दीवारों की ओर दौड़ पड़े थे और तेजी से उन रेत के बोरों को हटा रहे थे जो शहर की दीवारों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे। संख्या में ताकत थी और उन्हें उस छेद को साफ करने में देर नहीं लगी जो विशेष रूप से शहर की दीवारों के नीचे छोड़ दिया गया था। जमीन पर राक्षसों की लाशों और टूटे हुए पैरों वाले 5 राक्षसों को देखकर भीड़ फिर से एक दूसरे से फुसफुसाए। साथ ही उन्होंने तांग जेन और शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी गहराई से नमन किया। ये योद्धाओं के प्रति निवासियों का सम्मान था। छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस इसे स्वीकार कर लो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 134 युद्ध क्षेत्र की सफाई और राक्षसों का उपयोग। अनुवादक 54,96,90,339। मौजूदा बजरी का मैदान एक कूड़ा करकट था, जिसमें जमीन का लगभग हर इंच खून और कीमा से ढका हुआ था। इससे बेहद तीखी गंध आ रही थी, जिससे लोगों को उल्टी करने की इच्छा होने लगी। यही कारण था कि बहुत कम पथिक राक्षसों का मांस खाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे संसाधित किया, राक्षस के मांस की बदबूदार गंध को छुपाया नहीं जा सका। यहाँ तक कि अगर आप भूख से मर रहे थे तो आपने खुद को इसे खाने के लिए मजबूर किया, फिर भी आप पेट दर्द और दस्त से पीड़ित होंगे। इससे गंभीर निर्जलीकरण भी हो सकता है। सामान्य पथिकों के लिए कुछ राक्षसी लाशों से निपटना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि
जब बड़ी संख्या में राक्षसों की लाशें दिखाई दी तो ये बस एक आपदा थी। सौभाग्य से पवित्र ड्रैगन सिटी में पहले से ही मातृ वृक्ष था जो इस समस्या को पूरी तरह से हल कर सकता था। एक छोटे से उत्सव के बाद तांग जेन के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना निवासी व्यस्त होने लगे। उन्होंने राक्षसों की लाशों को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें मातृ वृक्ष तक पहुंचाया, जिससे वो उन्हें स्वतंत्र रूप से खा सके। मदर ट्री को राक्षसों की लाशों से घिरे होने में देर नहीं लगी। यह एक भयानक दृश्य था। होली ड्रैगन सिटी के सभी निवासी इस अतुलनीय ऊंचे मातृ वृक्ष से आश्चर्यचकित थे जो राक्षसों की लाशों को खा सकता था। जो निवासी अभी अभी होली ड्रैगन सिटी में शामिल हुए थे वे और भी अधिक सम्मानित थे। इस मातृ वृक्ष के अस्तित्व के कारण ही उन्हें होली ड्रैगन सिटी में शामिल होने का अवसर मिला। कड़ाई से कहें तो वे वास्तव में मदर ट्री टावर के निवासी थे। उसने प्रमुख मोरोंग से सुना था कि शहर के भगवान ने सभी को स्वतंत्र होने पर मातृ वृक्ष के नीचे प्रार्थना करने के लिए कहा था। यदि वे मातृ वृक्ष के साथ सफलतापूर्वक संवाद कर सकें तो वे मातृ वृक्ष की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तब तक न केवल निवासियों का स्तर स्वचालित रूप से ऊंचा हो जाएगा बल्कि उन्हें एक निश्चित स्थान प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। ऐसा कहा जाता था कि प्रार्थना करने से मातृ वृक्ष की शक्ति और अन्य लाभ मिलेंगे। निवासियों ने पहले से ही भविष्य में प्रार्थना करने के लिए मातृ वृक्ष के पास अधिक बार आने का मन बना लिया था। वहां राक्षसों की बहुत सारी लाशें थीं। इन्हें एक दिन में साफ करना निश्चित रूप से संभव नहीं था। जब तांग जेन ने ये देखा तो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। उनकी मदद से लाशों को साफ करने की गति काफी तेज हो गई। राक्षसों की लाशों को लापरवाही से संग्रहित करने और मुक्त करने की उनकी क्षमता ने उन निवासियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। जब वे राक्षसों के पास से गुजरे तो सभी निवासी उत्सुक हो गए। कुछ अधिक साहसी निवासियों ने गुप्त रूप से एक चट्टान उठाई और राक्षसों पर फेंक दी, जिससे वे क्रोध से दहाड़ने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग जेन नाराज थी। उसने अपने बगल वाले सैनिक से एक स्वचालित राइफल ली और दहाड़ते हुए राक्षस के मुंह पर गोली मार दी। मुंह तोड़ दिए जाने के बाद ही राक्षस ने दहाड़ना बंद किया। जब अन्य 4 राक्षसों ने अपने साथियों की दुखद स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और पवित्र ड्रैगन सिटी के गुजरने वाले निवासियों को क्रोधित आंखों से देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की क्योंकि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके घटिया भोजन से होने वाली उत्तेजना असहनीय थी। तांग जेन ने राक्षस के प्रदर्शन को देखने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में सोचा, ऐसा लगता था कि राक्षस उतने मूर्ख नहीं थे जितना कि किंवदंतियों में कहा गया था। जंगल में उन उलझे हुए निम्न स्तर के राक्षसों की तुलना में उनका प्रदर्शन पहले से ही काफी बुद्धिमान था। राक्षसों को देखने से पहले तांग जेन ने हमेशा सोचा था कि राक्षस विकसित अंगों वाले सरल दिमाग वाले राक्षस थे। खाने और प्रतिरोध करने में सक्षम होने के अलावा उनका सबसे बड़ा मूल्य ये था कि वे मस्तिष्क प्रदान कर सकते थे। इसके अलावा उनका कोई अन्य उपयोग नहीं था। हालांकि भविष्य के विकास के लिए उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर की ताकत को मजबूत करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। अमीर कैप्टन और अन्य लोगों द्वारा मूल रूप से खानाबदोश जनजाति में राक्षसों को वश में करने की बात ने तांग जेन को कुछ प्रेरणा दी थी। क्या वो कुछ राक्षसों को पालतू बना सकता है और उन्हें युद्ध में सहायक सेना के रूप में उपयोग कर सकता है? यदि पालतू बनाने का प्रभाव स्पष्ट होता तो ये राक्षस युद्ध के मैदान में मुख्य युद्धक शक्ति भी बन सकते थे। अब चूंकि खानाबदोश जनजाति के घुमंतू लोग उसके टॉवर के निवासी बन गए थे, अगर वह उनसे राक्षसों को वश में करने का तरीका पूछे तो वे कंजूस नहीं होंगे। आखिरकार टावर उनकी चीजें मुफ्त में नहीं लेगा और तदनुसार पुरस्कार देगा। आखिरकार लू चेंग जितना मजबूत होगा, उनका भविष्य का खुशहाल जीवन उतना ही अधिक सुरक्षित होगा। जब प्रयोगों की बात आए तो उनके सामने राक्षस वास्तव में सर्वोत्तम प्रायोगिक सामग्री थे। उसकी नजर राक्षसों की अजेय और अविनाशी विशेषताओं पर थी।
यदि उनका उपयोग शहरों पर हमला करने और हमला करने के लिए किया जाता है तो वे निश्चित रूप से सर्वोत्तम लक्ष्य होंगे। समय आने पर वो इन लोगों को भारी कवच का एक सेट और एक अतिरिक्त बड़ी गदा देगा। वे निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में मांस पीसने वालों की तरह होंगे। तांग जेन ने अपना मन बना लिया और इन राक्षसों के दुखद भाग्य का फैसला किया। वे आमतौर पर कूड़े कचरे पर रहते थे, लेकिन जब वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते थे तो वे दुश्मन की लाशों को खा जाते थे। युद्ध के दौरान इन्हें अग्रिम पंक्ति में आत्मघाती दस्ते की भूमिका निभानी पड़ती थी। एक बार जब उसके पास ऐसे राक्षसी लड़ाकों का समूह हो तो वह निश्चित रूप से दुश्मन को पीट पीट कर ढेर कर देगा। इन 5 राक्षसों को बाहर छोड़ना अच्छा विचार नहीं था। उन्हें वापस होली ड्रैगन वैली ले जाया जाना था। अन्यथा अगर उन्हें रात के लिए यहां छोड़ दिया जाता तो तांग जेन कल ही ओग्रे हड्डियों का ढेर प्राप्त कर पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन राक्षसों की पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत थी, लेकिन वे रात में राक्षसों के एक समूह द्वारा काटे जाने और खाए जाने का सामना नहीं कर सके। राक्षसों को जंजीरों से जकड़ दिया गया था और वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब तक वे संघर्ष करते रहेंगे, जंजीरें कसती रहेंगी। अब वे राक्षसों के शरीर में गहराई से समा गए थे और खून जमीन पर टपक रहा था। राक्षस वृक्ष आत्मा जनजाति के दिव्य हथियार के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने देखा कि लोगों के एक समूह ने राक्षस को स्टील के तारों से बांध दिया और उसे कई कारों के साथ होली ड्रैगन वैली में वापस खींच लिया। उस राक्षस को नजरअंदाज कर दिया जो जमीन के खिलाफ अपनी त्वचा के घर्षण से दर्द में था। राक्षसों को निर्दिष्ट स्थान पर खींचने के बाद तांग जेन ने तुरंत लोगों को राक्षसों को कैद करने के लिए पिंजरों का निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। इन चीजों की विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए तांग जेन चाहता था कि वे बेहद मजबूत हों। उसी समय सुरक्षा कारणों से उन्होंने चट्टान के धंसे हुए हिस्से में राक्षसों के पिंजरे बनाए और लोगों को उनकी रक्षा करने का आदेश दिया। इस व्यस्त अवधि के बाद वो इन राक्षसों के लिए हाई वोल्टेज बेड़ियों के कुछ सेट बनाएगा। यदि ये लोग अवज्ञाकारी होते तो तांग जेन उनके साथ बेरहमी से निपटता। मदर ट्री टावर सिटी सफलतापूर्वक बनाया गया था, लेकिन तांग जेन फिलहाल इसकी ताकत उधार लेने में असमर्थ था। चूंकि मात्र वृक्ष की शक्ति का उपयोग करने की शर्त समझ के माध्यम से संवाद करना था, यह अज्ञात था कि इसमें कितना समय लगेगा और कितने लोग सफल होंगे। इससे पहले ये सिर्फ एक साधारण विशाल पेड़ था। मात्र वृक्ष को देखते हुए जो अभी भी राक्षस की लाश को निगल रहा था, तांग जेन ने पेड़ के नीचे रात बिताने और उसके साथ संवाद करने का प्रयास करने का फैसला किया। वृक्ष आत्मा कबीले के लिखित अभिलेखों को पढ़ने के बाद तांग जेन को मात्र वृक्ष की शक्ति में बहुत रुचि थी। यह अज्ञात था कि ली शा कब चली आई थी। वह चुपचाप तांग जेन के पीछे खड़ी रही और केवल चुपचाप उसकी पीठ को अचंभे में देखती रही। तांग जेन ने मानचित्र के माध्यम से पहले ही अपने पीछे की लड़की की खोज कर ली थी। पीछे मुड़कर दूसरी पार्टी की ओर देखने के बाद तांग जेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है, बच्चे कसे हा? लिसा का वर्तमान काम होली ड्रैगन सिटी द्वारा रखे गए बच्चों को प्रशिक्षित करना और उनकी देखभाल करना था। उन कठोर पुरुषों की तुलना में सुंदर और हार्दिक लिसा निस्संदेह कोच बनने के लिए अधिक उपयुक्त थी। ली शा ने सिर हिलाया और कुछ कदम आगे बढ़े। जब वह तांग जेन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो वह रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, ये बच्चे बहुत समझदार और मेहनती हैं। वे जानते हैं कि अच्छे दिन मुश्किल से आते हैं, इसलिए वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। उनमें से कुछ पहले ही काफी प्रतिभा दिखा चुके हैं। ये सुनते ही तांग जेन ने सिर हिलाया। उन्हें इन बच्चों से बहुत उम्मीदें थी और आशा थी कि उनमें से कुछ उत्कृष्ट लोग निकलकर सामने आएंगे। फिर वह उनका पालन पोषण करेगा और उन्हें पवित्र ड्रैगन सिटी के भविष्य के स्तंभ बनाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद तांग जेन ने लिसा से कहा, आज रात इन बच्चों को बुलाओ। हम मदर ट्री के नीचे एक बारबेक्यू पार्टी करेंगे। हम इन बच्चों को मात्र वृक्ष की शक्ति को समझने का प्रयास करने देंगे। लिसा ने धीरे से एन के साथ उत्तर दिया और धीरे धीरे घूम गई।
तांग जेन को केवल लंबी और पतली पीठ के साथ छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 135 बंद दरवाजे का विकास और चंद्रमा के नीचे मातृ वृक्ष। अनुवादक 54,96,90,339। जैसे जैसे रात धीरे धीरे ढलती गई, राक्षसों को स्थिति का फायदा उठाकर प्रवेश करने से रोकने के लिए शहर की दीवार के प्रवेश और निकास द्वार को एक बार फिर से सील कर दिया गया। एक बार तांग जेन द्वारा बनाया गया दरवाजा स्थापित हो जाने के बाद यह इतना परेशानी भरा नहीं होगा। जब से उसके पास इलाके परिवर्तन प्लग इन था, तांग जेन को अचानक पवित्र ड्रैगन वैली को बाहरी दुनिया से अस्थायी रूप से अलग करने का विचार आया। इस तरह न केवल वह राक्षसों के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगा, बल्कि वह शांत होकर चमकदार दौड़ अभयारण्य को भी साफ कर सकेगा। भोजन और हथियारों की आपूर्ति के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, और चमकदार सोने की दौड़ के लिए एक आश्रय था जो बड़ी संख्या में दिमाग और सोना प्रदान कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे बाहर जाकर परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पवित्र ड्रैगन शहर की सेना मजबूत और शक्तिशाली थी, तो उसकी असाधारणता दिखाने में देर नहीं हुई होगी। तांग जेन के अनुमान के अनुसार अगर वह चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य को पूरी तरह से साफ कर सकता है, तो उसे प्राप्त होने वाले मस्तिष्क मोतियों की संख्या बेहद चौंकाने वाली होगी। यह निश्चित रूप से उसे लू चेन को स्तर 2 या 3 या उससे भी अधिक स्तर पर अपग्रेड करने में मदद करने में सक्षम होगा। चूंकि भविष्य इतना अद्भुत था, तो उसे जो पास था उसे क्यों छोड़ना चाहिए और जो दूर था उसकी तलाश क्यों करनी चाहिए? इससे पहले कि लाशों की दौड़ का जाल पवित्र ड्रैगन वैली तक फैल जाए, तांग जेन को पूरी तरह से इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए वो इसे ऐसे ही रहने दे सकता था। तांग जेन ने इस पर विचार करने के बाद कियान लोंग, ताई सेंग और अन्य लोगों को बुलाया और उनके सामने अपने विचार व्यक्त किए, जिसे उनका समर्थन मिला। हालांकि कियान लोंग ने फिर भी एक सुझाव दिया। उन्होंने तांग जेन से पवित्र ड्रैगन सिटी में आश्रय चाहने वाले वॉन्डरर्स को अस्वीकार न करने के लिए कहा। भले ही पवित्र ड्रैगन घाटी बंद हो, फिर भी वे उन वॉन्डरर्स को ले जा सकते थे। आखिरकार घाटी के निर्माण कार्य के लिए अभी भी बड़ी संख्या में जनशक्ति की आवश्यकता है। होली ड्रैगन सिटी में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वह थी जनसंख्या, और तांग जेन स्वाभाविक रूप से इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह खुशी खुशी कियान लोंग के सुझाव पर सहमत हो गए और उन दोनों को विशेष रूप से सावधान रहने और पुष्टि करने का निर्देश दिया कि क्या उनके बीच कोई जासूस है। जब से ब्लैक रॉक सिटी के बड़े भाई ने उसकी विस्तृत जानकारी का खुलासा किया था, सबसे गोपनीय जानकारी जैसे कि वो दूसरे विमान से आ रहा था और विभिन्न जादुई उपयोग कर रहा था, के अलावा बाकी जानकारी की गहन जांच की गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग जेन को इस बारे में बहुत चिंता महसूस हुई। केवल स्वर्ग ही जानता था कि क्या उसके आसपास के लोगों के भीतर अन्य गुटों के जासूस छिपे हुए थे। हालांकि उन्होंने आसपास के विभिन्न गुटों को अपनी आंखों के सामने नहीं रखा, लेकिन उनके गले में फिशबोन फंसने की इस भावना ने तांग जेन को काफी असहज महसूस कराया। सौभाग्य से किसी भी समस्या का समाधान था। तांग जेन का मानचित्र फंक्शन उसे पूरे दिन संदिग्ध लक्ष्यों पर नजर रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा होली ड्रैगन सिटी का रहने का वातावरण भी जासूसों को वहां से निकलने के लिए अनिच्छुक महसूस करा सकता है, और इस प्रकार वे हमेशा के लिए छिप जाएंगे। थोड़ी देर तक अपने विचारों को उड़ने देने के बाद तांग जेन को अचानक याद आया कि उसने लिसा के साथ मदर ट्री के नीचे बारबेक्यू पार्टी आयोजित करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। आसमान की ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग समय हो गया है। तांग जेन उठ गया और अपने कमरे में लौट आया। वह मूल दुनिया में वापस टेलीपोर्ट हो गया। रेफ्रिजरेटर में भोजन की जांच करने के बाद उसने पीटर को फोन किया और उससे कुछ बारबेक्यू उपकरण और विभिन्न भोजन लाने को कहा। फोन रखने के बाद
तानजेन ने एक कलम और कागज निकाला और अपनी जरूरत की कुछ सामग्री लिख ली। इनमें शहर की दीवार के लिए आवश्यक दरवाजे, राक्षसों को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाई वोल्टेज बिजली की बेड़ियां और कई अन्य छोटी चीजें शामिल थीं। जब वह आज लिसा से बात कर रहा था, तानजेन ने पाया कि उसके कपड़ों पर कई धब्बे थे, यहां तक कि उन्हें बहुत खुरदरी सुई और धागे से भी सिल दिया जाता था, जिससे टांके बेहद खुरदुरे दिखते थे। इस दृश्य को देखने के बाद तानजेन को अचानक याद आया कि भूखे रहने की जरूरत नहीं होने के अलावा निवासियों के शरीर पर कपड़े अभी भी फटे हुए थे। कुछ निवासियों के कपड़े भी नहीं पहने जा सके। हालांकि चूंकि उसके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए वह केवल उन्हें ही पहन सकता था। वह बाद में पीटर को कपड़ों का एक बैच खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए कहेगा। जब तक वह मजबूत और टिकाऊ था, तब तक किसी ब्रांड या दिखावे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। तानजेन प्रत्येक व्यक्ति को 2 सेट देने के लिए तैयार था। इसे पवित्र ड्रैगन सिटी के निवासियों के लिए लाभों में से एक माना जा सकता है। पीटर की कार्रवाई की गति बहुत तेज थी। तानजेन द्वारा कॉल करने के केवल आधे घंटे बाद पीटर ने एक पिकअप ट्रक चलाया। कार तानजेन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्रियों से भरी हुई थी। तानजेन को देखने के बाद पीटर ने पहले सम्मानपूर्वक सलाम किया और फिर तानजेन से यह जांचने के लिए कहा कि क्या वो खरीदी गई चीजों से संतुष्ट है। तानजेन ने ये संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया कि उसे इसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसने शब्दों से भरा कागज पीटर को दिया और उसे मजबूत और टिकाऊ कपड़े, जूते, मोजे और अन्य कपड़ों का एक बैच खरीदने के लिए कहा। पीटर ने तानजेन की जरूरतों के बारे में पूछताछ करने के बाद एक पल के लिए सोचा और तानजेन से कहा, दरअसल मैं कपड़ों के थोक व्यवसाय में था, इसलिए मेरे पास स्टॉक में कपड़ों का एक बैच है। वे सभी चमड़े के कपड़े, जीन्स और बहुत सारे जूते हैं। चूंकि शैली बहुत पुरानी है, इसलिए मैं उन्हें बेच नहीं पाया। आप उन्हें हटा क्यों नहीं देते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तानजेन ने ये सुना तो वह खुश हो गया। ये पूछने के बाद कि पीटर ने कपड़े कहाँ रखे हैं, वे दोनों सीधे वहां चले गए। पीटर सही था, उसकी सूची में बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन वे सभी पुराने थे और गुणवत्ता अच्छी थी, क्योंकि कपड़े नहीं बेचे जा सके। इससे पीटर के पास बड़ी रकम जमा हो गई। यदि यह तानजेन के इनाम के लिए नहीं होता, तो उसे वापसी करने से पहले शायद कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती। तानजेन इन कपड़ों और जूतों से बहुत संतुष्ट थी। उसने सिर हिलाया और कहा कि वह ये सब चाहता है। उसी समय उसने नकदी की 10 से अधिक गड्डियां निकाली और पीटर को दे दी। दुर्भाग्य से पीटर ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तानजेन ने उन्हें जो रत्न दिया था, वो बहुत सारे पैसे में बेचने के लिए पर्याप्त था, इसलिए ये कपड़े तानजेन के लिए थे। चूंकि पीटर ने इसे स्वीकार न करने पर जोर दिया, तानजेन ने अब उसके साथ विनम्रता से व्यवहार नहीं किया। पीटर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देने के बाद उसने ये कपड़े एकत्र किए और काम पूरा होने से पहले उन्हें कई बार पहुंचाया। जब पीटर को पता चला कि तानजेन ने कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम खाली कर दिया है, तो उसने तुरंत आश्चर्य से अपना मुंह खोला। उसने तानजेन को पूजा और विस्मय से देखा, जैसे कि वह पहले से ही उसे भगवान के रूप में मानता हो। पीटर को विदाई देने के बाद तानजेन पीटर द्वारा भेजे गए विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों के साथ पवित्र ड्रैगन वैली लौट आए। इस समय विशाल चंद्रमा पहले से ही आकाश में लटका हुआ था और जमीन चमकदार सफेद रोशनी से छिड़की हुई थी। खाली होली ड्रैगन वैली बेहद शांत लग रही थी। तानजेन दरवाजे से बाहर चला गया और देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह पहले से ही विशाल मातृवृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गया था। वे अलाव जला रहे थे और कुछ बातें करने के लिए बैठे थे। चांदनी की रोशनी में मातृवृक्ष पवित्र लग रहा था। भले ही यह राक्षसों की लाशों से घिरा हुआ था, फिर भी इसने उस शांतिपूर्ण भावना को प्रभावित नहीं किया जो मातृवृक्ष लोगों के लिए लाया था। यह एक दयालु माँ की तरह थी, जो अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर उनकी रक्षा कर रही थी।
किसी अज्ञात कारण से मदर ट्री के चारों ओर राक्षस लाशों से खून की एक भी गंध नहीं आ रही थी। शायद यह मात्र वृक्ष के रहस्यमय गुणों में से एक था, अन्यथा राक्षसी लाशों के पहाड़ से गंध कैसे नहीं आती। तांग जेन मात्र वृक्ष के सामने गया और पाया कि पूरा मात्र वृक्ष सफेद चांदनी की परत से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मात्र वृक्ष का हर पत्ता रंगीन रोशनी बिखेर रहा हो, मानो अनगिनत आत्माएं पत्तों पर नृत्य कर रही हो। इस दृष्टिकोण से मात्र वृक्ष बहुत महान, बहुत जादुई था। तांग जेन को आगे बढ़ते हुए देखने के बाद बच्चों का समूह जो मूल रूप से एक साथ इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अलाव की रोशनी में अपनी अतुलनीय उज्ज्वल बड़ी आंखें खोली और चुपचाप अपने सामने इस रहस्यमय शहर भगवान को देखा। जिस दिन से उन्होंने होली ड्रैगन वैली में प्रवेश किया, प्रशिक्षक लिसा ने उन्हें बताया था कि यह शहर के भगवान की दया के कारण था कि उन्हें होली ड्रैगन वैली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। तब से उन्हें अब भूखे मरने या ठंड से मरने की चिंता नहीं होगी, न ही विभिन्न कारणों से मरने की चिंता होगी। साथ ही उन्हें कृषक बनने का अवसर भी मिलेगा। इतनी अच्छी चीज का सामना करना उनके लिए बस एक बड़ा सौभाग्य था, इसलिए बच्चों के इस समूह ने इसे संजोया। वे तांग जेन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भरे हुए थे, जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया था। तांग जेन ने जब बच्चों की चमकती और उम्मीद भरी आंखों को देखा तो उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और भोजन का एक बड़ा ढेर सबके सामने आ गया। इससे पहले कि वे खा पाते, कोई लार टपकाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि बारबेक्यू पार्टी तुरंत शुरू होगी। टैंग जेन की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। अध्याय 136 बारबेक्यू पार्टी और संचार का मात्र वृक्ष। अनुवादक 54,96,90,339। ये बच्चे अचानक सामने आए स्वादिष्ट भोजन के बड़े ढेर के सामने झिझक रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे इसे खाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिछले आवारा जीवन की तुलना में, जो कच्चा मांस खाने और खून पीने के समान था, उनके सामने बारबेक्यू उपकरण और विभिन्न सामग्रियां और मसाले ऐसी चीजें थीं जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। पहले से संपर्क में, वे बस यह नहीं जानते थे कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। अंत में तांग जेन को एक साथ देखने से पहले वे सभी एक दूसरे को घूरते रहे। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़े और बच्चों को देखने दिया कि वह कैसे काम करते हैं। बगल में मौजूद लिसा भी मदद के लिए आगे आई। साथ ही उसने दोनों बच्चों से अलाव में और ईंधन डालने को कहा। अंतहीन जंगल में घुमक्कड़ों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अधिकांश ईंधन एक प्रकार की घास की जड़ थी जो जमीन पर खुली रहती थी। यह अत्यधिक तैलीय था और आग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी था। लिसा और अन्य लोग इस प्रकार की घास की जड़ का उपयोग कर रहे थे। वहां उसका एक ढेर था जो उनके बगल वाले एक व्यक्ति जितना लंबा था। यह निवासियों द्वारा दैनिक आधार पर एकत्र किया गया सूखा स्टॉक था। लोगों के समूह के कुछ देर तक व्यस्त रहने के बाद तांग जेन ने विभिन्न प्रसंस्कृत सामग्रियों को रैक पर रखना शुरू किया और उन्हें बारबेक्यू करना शुरू किया। बच्चों का एक समूह किनारे पर इकट्ठा हो गया और बिना पलक झपकाए तांग जेन की हरकतों को देखने लगा। थोड़ी देर बाद खुशबू की एक लहर फैल गई, जिससे इन बच्चों की नाकें लगातार हिलने लगी। कुछ बच्चों की तो लार टपकने भी लगी थी। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और अपने चारों ओर छोटे लोगों के समूह से चिल्लाया, इधर उधर भीड़ मत करो, आप सभी इसे स्वयं करें। जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वह ले लें। वाह! ये सुनते ही बच्चे तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगे और फिर भोजन के ढेर के सामने झपट पड़े। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उनमें से प्रत्येक ने सामग्री का एक बड़ा ढेर लिया, अपने अपने बारबेक्यू ग्रिल के सामने इकट्ठा किया और उन्हें भूनने के लिए इंतजार नहीं कर सके। जब बच्चों के समूह को लड़ते और खेलते देखा तो लिसा अपना मुंह ढकने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। तांग जेन ने लिसा की ओर देखा,
जो अलाव के नीचे अतुलनीय रूप से आकर्षक थी। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी और प्यार झलक रहा था। स्पष्टतः उसने इन बच्चों में बहुत अधिक भावनाएं निवेशित कर दी थीं। ये बच्चे एक दिन बड़े होंगे। आप हमेशा के लिए उनकी रक्षा नहीं कर सकते। आपको उन्हें अपनी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने देना सीखना होगा। आखिरकार बाहरी दुनिया कोई स्वर्ग नहीं है, ये खतरे और क्रूरता से भरा है। तांग जेन ने अपना सिर नीचे किया और हाथ में मांस भूनते हुए लिसा से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए लिसा ने धीरे से अपने माथे के सामने लटक रहे चांदी के बालों को सहलाया। उसने धीरे से तांग जेन से कहा, वे सभी अनाथ हैं और उन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया है। मुझे उन्हें बहुत सी बातें बताने की जरूरत नहीं है, और वे इसे अपने दिल में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि उनका बचपन खुशहाल हो, मेरी तरह नहीं। जब मैं छोटा था, हर दिन एक जंगली कुत्ते की तरह जीवन यापन करता था, अपने आसपास के लोगों को ठंड और भूख से मरते हुए देखता था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए लिसा की आवाज थोड़ी रुक गई। तांग जेन ने देखा कि उसकी आंखों में धुंध चमक रही थी, लेकिन वो पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गई। अंतहीन जंगल में क्रूर अनुभव ने इस खूबसूरत लड़की के दिल को बेहद मजबूत बना दिया था, लेकिन यह अधिक कठोर नहीं हुआ था। जिस तरह से वो इन बच्चों की देखभाल करती थी, उससे ये देखा जा सकता था कि वह उन बच्चों की भरपाई करना चाहती थी जो उसने बचपन में इन बच्चों के कारण खो दिया था, जिनका भाग्य भी वैसा ही था। एक जवान लड़की पीछे दौड़ी और ली शा का हाथ खींच लिया। उसने डरते डरते तांग जेन की ओर देखा, इससे पहले कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक चमक उठें और बोली, सिटी लॉर्ड, हमने खाना भून लिया है, क्या आप हमारे साथ खाना चाहेंगे? तांग जेन ने उस छोटी लड़की की ओर देखा जो लगभग मोरोग जियू की ही उम्र की थी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। छोटी लड़की ने खुशी मनाई और तुरंत लिसा का हाथ खींच लिया। उसने चलते हुए तांग जेन को देखा और धीरे धीरे छोटे साथियों के एक समूह के पास चली गई जो अपना सिर छिपा रहे थे और खा रहे थे। तांग जेन ने एक जगह चुनी और बैठ गई। लिसा भी उसके बगल में बैठ गई। सब लोग खाओ, यहाँ पेय पदार्थ है, अपनी मदद खुद करें। तांग जेन ने उन छोटे साथियों को देखा जो तब तक खा रहे थे जब तक कि उनके मुंह में तेल नहीं भर गया। उनका मन असामान्य रूप से शांत था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी चिंताएं पहले ही दूर हो चुकी थीं। उसी समय आशा और भविष्य नाम की कोई चीज उसके हृदय में जड़ पकड़ चुकी थी और अंकुरित हो चुकी थी। सिटी लॉर्ड, आप यहाँ जाएं। काले स्टेक का एक टुकड़ा पकड़े हुए एक छोटा तैलीय हाथ तांग जेन के सामने पहुंचा। तांग जेन ने आवाज की ओर देखा और एक छोटे लड़के को देखा, जिसके शरीर में थोड़ा मोटा बच्चा था। उसका चेहरा कोयले की राख से ढका हुआ था और उसका लाल और चिकना मुंह चर्बी से ढका हुआ था। वह इस समय गाल फुलाकर खाना चबा रहा था। जब लड़के ने तांग जेन को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह तुरंत मुस्कुरा दिया। अलाव की रोशनी में उसके मुंह के आसपास का क्षेत्र और उसकी आंखें चमक उठी। बच्चे द्वारा सौंपा गया गोमांस लेते ही तांग जेन मुस्कुराया। उसने धीरे से एक टुकड़ा खाया और लड़के को थम्स अप दिया। ये देखकर लड़का गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा। अनजाने में बच्चे तांग जेन और लिसा के पास आकर बैठ गए। तांग जेन ने अपने आसपास के दर्जनों बच्चों को देखा, खड़े होकर कहा, बच्चों, आप सभी राक्षसों के बिना एक जगह में इतनी खूबसूरत रात का आनंद लेने में सक्षम हैं क्योंकि आप पवित्र ड्रैगन घाटी में हैं और क्योंकि आप पवित्र ड्रैगन सिटी के निवासी हैं। इस समय योद्धा शहर की दीवार पर पहरा दे रहे थे, कहीं रात में कोई राक्षसी हमला न हो जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इनमें से कुछ योद्धा चाचा मंदबुद्धि थे, कुछ कठोर थे और कुछ चालाक थे। हालांकि उन सभी के दिलों में एक समान विश्वास था, और वह था अपने जीवन से पवित्र ड्रैगन सिटी की रक्षा करना। वे पवित्र ड्रैगन शहर के ब्लेड हैं, पवित्र ड्रैगन शहर की ढाल है, पवित्र ड्रैगन शहर में सभी के संरक्षक हैं, और आप उनके भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। होली ड्रैगन सिटी आपका घर है।
यहाँ आपको भूख की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रात में शांति से सो सकते हैं और हर दिन सभी प्रकार की मानवीय त्रासदियों को नहीं देखना पड़ेगा। आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। हालांकि इस खुशी को प्राप्त करने का आधार यह है कि पवित्र ड्रैगन सिटी हमेशा के लिए अस्तित्व में रहे और मजबूत होती रहे। केवल तभी आप खुशहाल जीवन की निरंतरता सुनिश्चित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चों को उसी तरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। इसलिए अब से आपको खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप शक्तिशाली मार्शल ताकत हासिल कर सकें। तभी आप अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हैं, ताकि आपका घर कभी भी युद्ध के धुएं से दूषित न हो। अब हर कोई शांत हो जाओ और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो। अपने ऊपर मौजूद पेड़ से संवाद करने का प्रयास करें। वृक्ष को मात्र वृक्ष कहा जाता है, उसके अपने विचार होते हैं। तानजेन के शब्दों को सुनने के बाद सभी बच्चों ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और मात्र वृक्ष के अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश की। एक पल में मात्र वृक्ष के नीचे का पूरा क्षेत्र शांत हो गया। चांदनी जो मूल रूप से मात्र वृक्ष को ढकती थी, धीरे धीरे पेड़ से उतरकर सभी के शरीर पर गिर गई। माँ वृक्ष, जो मूल रूप से बहुत शांत था, इस समय थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था, जैसे कि वह अभी अभी एक सपने से जाग गया हो और आलस्य से अपने अंगों को फैला रहा हो। तानजेन इस समय मात्र वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठा हुआ था। अन्य बच्चों की तरह वह भी मात्र वृक्ष से संवाद करने का प्रयास कर रहा था। जब चांदनी चमकी तो उसे अचानक महसूस हुआ कि आसपास की हवा चिपचिपी हो गई है। मात्र वृक्ष की जो शक्ति उसने पहले महसूस की थी, वो अब बुद्धिमानों में मिश्रित हो गई थी। उसी समय तानजेन के दिमाग में अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक छोटे से उड़ने वाले कीड़े में बदल गया हो जो प्रकाश से भरे समुद्र में तैर रहा हो। मात्र वृक्ष की शक्ति, जो उसे एक परिचित एहसास देती थी, मछली की तरह तैर रही थी, बेहद जीवंत दिखाई दे रही थी। शायद ये चांदनी में मिश्रित मात्र वृक्ष की शक्ति है जो लोगों को मात्र वृक्ष को बेहतर ढंग से समझने और उसके साथ संवाद करने में मदद कर सकती है। तानजेन ने अपने दिल में सोचा और मात्र वृक्ष की रेशम जैसी शक्ति को छूने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि ये शक्ति बेहद शरारती थी और तानजेन की आत्मा को ऐसे चकमा देती रही जैसे कि वह कोई खेल खेल रही हो। तानजेन ने आधे दिन का प्रयास किया, लेकिन अंततः इसके संपर्क में आने में असमर्थ रहा। जैसे ही वह हार मानने की योजना बना रहा था, उसे अचानक पता चला कि एक मात्र वृक्ष की ताकत कुछ टाल रही थी और घबराहट में वह सीधे तानजेन से टकरा गई। उस पल में एक परिचित भावना ने उसे प्रभावित किया। यह मात्र वृक्ष की शक्ति थी, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने इसे अनुभव किया था तो यह उनके शरीर के माध्यम से था। इस बार यह सीधे आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से था। तो फिर मैं मात्र वृक्ष के साथ आगे कैसे संवाद करूं? क्या मैं इसे सीधे बुलाऊं? जब तानजेन ने ये सोचा तो उसने उसका स्वागत करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 137 मात्र वृक्ष की दो क्षमताएं _1 अनुवादक 54,96,90,339। तानजेन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने केवल जांच के तरीके से मात्र वृक्ष को बुलाया था, लेकिन वास्तव में उसे मात्र वृक्ष से प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि जब मात्र वृक्ष ने अपने दिमाग के माध्यम से एक वाक्य प्रसारित किया तो उसने तानजेन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तानजेन अनजाने में हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मात्र वृक्ष का स्वर वास्तव में एक बच्चे की तरह था जब वह गुस्से से उस पर गरज रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन घृणित चीजों को खाने के लिए मजबूर करने की? मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मात्र वृक्ष इतना शरारती और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला होगा। सिर्फ इसलिए कि तानजेन ने उसे राक्षस की लाश को निगलने का आदेश दिया, उसने अब तानजेन पर ध्यान नहीं दिया और उसके साथ संचार काट दिया। तानजेन ने कितनी भी कोशिश की, उसे मात्र वृक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस मात्र वृक्ष में काफी व्यक्तित्व है।
संचार की स्थिति से बाहर आते ही तांग जेन हंसे। वह केवल इतना जानता था कि मात्र वृक्ष में आत्म चेतना होती है, लेकिन उसे यह इतना दिलचस्प होने की उम्मीद नहीं थी। यह अब नखरे कर रहा होगा। चूंकि यह मामला था, इसलिए उन्हें फिलहाल इसे भड़काना नहीं चाहिए। तांग जेन ने इस बारे में सोचा और अपने आसपास के बच्चों को ध्यान से देखा। वह देखना चाहता था कि क्या उनमें से कोई भाग्यशाली लोग हैं जो मात्र वृक्ष के साथ संवाद कर सकते हैं। तांग जेन की नजर तब केंद्रित हुई जब उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में धीरे धीरे खुशी की झलक दिखाई देने लगी। ये छोटा लड़का वह छोटा लड़का था जिसने पहले उसे भुना हुआ मांस दिया था। इस समय उसका शरीर चांदनी के गोले से ढका हुआ था। हालांकि सफेद चांदनी अब हल्के बैंगनी रंग में बदलने लगी थी। तदनुसार मात्र वृक्ष का एक पत्ता भी धीरे धीरे चमकने लगा था। जैसे जैसे छोटे लड़के के चारों ओर हल्का बैंगनी प्रकाश गहरा होता गया, पत्ते पर नसें भी चमकने लगी। तांग जेन ने पत्ती की नोक पर प्रकाश का एक निशान धीरे धीरे संघनित होते देखा। डिंग डिंग, तांग जेन ने स्पष्ट कंपन सुना है। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि पेड़ की पत्तियों से एक जुगनू जैसी चमक धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। इसने रात के आकाश में एक अनियमित प्रक्षेप पथ खींचा और उल्का की तरह धीरे धीरे छोटे लड़के के सिर पर उतरा। रोशनी छोटे लड़के की भौहों के बीच के स्थान पर घूमने के बाद अचानक प्रवेश कर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब तांग जेन ने यह देखा तो वह थोड़ा चौंका। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वो छोटे लड़के की स्थिति का निरीक्षण करता रहा। मूल रूप से शांत रहने वाला छोटा लड़का अचानक भौचक्का हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जैसे कि वह नींद में चल रहा हो और धीरे से उसे जमीन पर रगड़ा। तांग जेन ने देखा कि उसकी हथेली से बैंगनी रंग की रोशनी चमक रही थी। लड़के की हथेली जिस जमीन को छूती थी वह अचानक थोड़ी कांपने लगी, मानो कोई चीज जमीन से टूटकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हालांकि मिट्टी बहुत सख्त होने के कारण वो जमीन से बाहर नहीं निकल सकी। लड़के को ऐसा लग रहा था कि भूमिगत चीज बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है, इसलिए उसने इसे ऊपर से हल्के से सहलाया जैसे कि उसने इसमें एक नई ताकत का संचार किया हो। स्विश, एक बैंगनी लाल पतली बेल जमीन से निकली। जब तक ये 2 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया, तब तक इसकी ऊपर की ओर बढ़ने की गति नहीं रोकी। इस समय वो अपने सांप जैसे तने को थोड़ा हिला रहा था। छोटे लड़के के चारों ओर अंतरंग तरीके से नृत्य कर रहा था। बेल तेज आरी जैसी कांटों से ढकी हुई थी और उसका सिर एक तेज तीर जैसा था। डांट का शरीर नसों जैसी बैंगनी रेखाओं से ढका हुआ था और उसमें से तरल पदार्थ के फिसलने का निशान था। अगर किसी को लताओं से लपेटा गया हो या बेरहमी से चाकू मारा गया हो, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा एहसास नहीं होगा। शायद बेल का सिर, जो डांट की तरह था, कुछ अज्ञात जहर लिए हुए था। तांग जेन की आंखें जिज्ञासा से भर गई जब उसने सांप जैसी लताओं को देखा। हालांकि जब उसने देखा कि छोटा लड़का अभी भी मात्र वृक्ष के साथ संचार में डूबा हुआ था, तो उसने उसे परेशान करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। सांप के आकार की बेल की शक्ति के बावजूद अब जब किसी ने अंततः मात्र वृक्ष के साथ सफलतापूर्वक संचार किया है, तो यह एक खुशी की बात थी। तांग जेन ने अपने दिल में सोचा। वह अनजाने में पीछे मुड़ा और देखा कि लिसा भी सफेद रोशनी के गोले में डूबी हुई थी। उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उसने मात्र वृक्ष के साथ भी सफलतापूर्वक संवाद कर लिया है। तांग जेन को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बिना कुछ कहे लिसा की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि क्या उसकी क्षमता इस प्रकार की सांप जैसी लता को नियंत्रित करने की भी है। हालांकि जब तांग जेन ने देखा कि लिसा को ढकने वाली रोशनी धीरे धीरे हरी हो गई, तो उसे पता चला कि लिसा और छोटे लड़के की क्षमताएं निश्चित रूप से अलग थीं। पिछले दृश्य की तरह मात्र वृक्ष के एक पत्ते ने अपना रंग बदल लिया और लिसा के माथे पर एक हरे रंग की रोशनी वाली बिंदी लग गई। 1 मिनट से भी कम समय में तांग जेन ने लिसा को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, धीरे से अपना हाथ हिला रही थी।
लगभग 2 मीटर व्यास वाली एक हरे रंग की रोशनी वाली ढाल हवा से बाहर आई और उसे पूरी तरह से ढक लिया। ये हरी बत्ती एक रक्षात्मक क्षमता प्रतीत होती थी। वह नहीं जानता था कि यह कितना मजबूत है या यह अपनी सीमा का विस्तार कर सकता है या नहीं। यदि यह संपूर्ण पवित्र ड्रैगन घाटी को कवर कर सकता है, तो यह एक सुपर रक्षात्मक बाधा होगी जो आकाश से आने वाले खतरों का विरोध कर सकती है। छोटे लड़के की सांप जैसी बेल स्पष्ट रूप से एक ऐसी क्षमता थी जो हमला करने के लिए पौधों पर निर्भर थी। ये स्पष्ट था कि मात्र वृक्ष में कई क्षमताएं थीं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसने संचारक को विभिन्न क्षमताएं कैसे आवंटित की। तांग जेन ने जिस मात्र वृक्ष की खेती की थी, वह वृक्ष आत्मा जनजाति से भिन्न था। उन्होंने इसे सींचने के लिए विशेष झरने के पानी का उपयोग किया, और उन्हें जो विभिन्न शक्तियां प्राप्त हुई वे अधिक प्राकृतिक और शांतिपूर्ण थीं। हालांकि तांग जेन ने मात्र वृक्ष की खेती के लिए राक्षसों की लाशों का इस्तेमाल किया। यदि वह वही शक्तियां प्राप्त कर सके जो वृक्ष आत्मा जनजाति की पुस्तकों में दर्ज हैं, तो यह एक चमत्कार होगा। हालांकि इस मामले में वृक्ष आत्मा जनजाति की पुस्तकों में दर्ज मात्र वृक्ष की शक्ति के बारे में अनुभव और सामान्य ज्ञान बेकार होगा। तांग जेन इसे केवल एक संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे सीधे कॉपी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी मूल प्राकृतिक और शांतिपूर्ण शक्ति की तुलना में मात्र वृक्ष की वर्तमान शक्ति बहुत अधिक हिंसक हो गई थी। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। थोड़ी देर तक लिसा को घूरने के बाद तांग जेन ने अन्य बच्चों की ओर देखा। हालांकि उनका व्यवहार बहुत सामान्य था, जिससे पता चला कि उन्होंने मात्र वृक्ष के साथ सफलतापूर्वक संवाद नहीं किया। मां वृक्ष के साथ संचार की सफलता दर को देखते हुए यह उतनी ऊंची नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। ये भी कुछ ऐसा था जो केवल प्रतिभा पर भरोसा करके ही हासिल किया जा सकता था। भले ही केवल 2 लोगों ने मात्र वृक्ष के साथ सफलतापूर्वक संचार किया था, तांग जेन हतोत्साहित नहीं हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र ड्रैगन सिटी में अभी भी कई निवासी थे। भविष्य में यहां और भी अधिक निवासी होंगे। उन्हें यकीन था कि लाखों निवासियों में इस तरह की प्रतिभा वाले कई लोग जरूर होंगे। टैंग जेन ने लंबे समय तक इंतजार किया जब तक कि छोटे लड़के की सांप के आकार की लताएं और ली शा की हरी रोशनी की बाधा गायब नहीं हो गई। तभी उन्होंने सभी को वापस लौटने और अच्छा आराम करने के लिए बुलाया। जहां तक लिसा और छोटे लड़के की बात है, वे पहले ही मात्र वृक्ष के तने के पास चले गए थे और धीरे से अपनी हथेलियों से तने को छुआ, जैसे कि वे कुछ समझ रहे हों। उनके चेहरे धर्मपरायणता से भरे हुए थे। तांग जेन उन दोनों के पीछे चला गया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उन दोनों ने पेड़ के तने से अपने हाथ नहीं हटा लिए और धीरे से पूछा, मैंने अभी अभी आपकी क्षमताएं देखी। आपकी क्षमता एक सांप के आकार की लता है और लिसा की क्षमता एक हरे प्रकाश अवरोधक है। क्या आपके पास उनके लिए कोई स्पष्टीकरण है? तांग जेन ने छोटे लड़के की ओर इशारा किया। ली शा को देखने के बाद वो उन दोनों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। छोटे लड़के ने लिसा की ओर देखा और लिसा ने उसे उत्साहजनक दृष्टि से देखा। छोटे लड़के ने फिर उत्साह से कहा, मात्र वृक्ष ने मुझे बताया कि मेरी क्षमता खून की प्यासी बेल को नियंत्रित करने की है। मात्र वृक्ष की शक्ति की सीमा के भीतर इसका उपयोग मिट्टी के साथ किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, और जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती है, रक्तपिपासु बेल बहुत बहुत बड़ी हो सकती है, बिल्कुल पिक्सियू की तरह। छोटे लड़के ने अपना सिर खुजलाया। उस विशाल रक्तपिपासु बेल का वर्णन करने के लिए एक शब्द ढूंढने की कोशिश की, जिसे उसने तब देखा था जब वह मात्र वृक्ष के साथ संवाद कर रहा था, लेकिन वह एक उपयुक्त शब्द नहीं सोच सका और उसका चेहरा लाल हो गया। तांग जेन मुस्कुराई और छोटे लड़के को चिंतित न होने का इशारा किया। फिर उसने लिसा की ओर देखा। जब मात्र वृक्ष के साथ मेरा संचार एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो मैं मात्र वृक्ष द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग मात्र वृक्ष की शक्ति संचरण की सीमा के भीतर एक असीम रूप से बड़ी सुरक्षा ढाल बनाने के लिए कर सकता हूं। हालांकि सुरक्षा कवच का सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, रक्षा शक्ति उतनी ही कम होगी और मात्र वृक्ष की शक्ति की खपत उतनी ही अधिक होगी। साथ ही
इस क्षमता का उपयोग असीमित नहीं है। चून की वर्तमान शक्ति बहुत हिंसक है, इससे उपयोगकर्ता पर बोझ पड़ेगा। इस प्रकार विभिन्न क्षमताओं के उपयोग की एक समय सीमा होती है। कुछ क्षमताओं की यह भी सीमा होती है कि उन्हें कितनी बार उपयोग किया जा सकता है। लिसा ने ये कहने के बाद अचानक बहुत अजीब भाव से तांग जेन की ओर देखा। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, माँ के पेड़ ने कहा कि वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हें कोई भी इच्छाधारी सोच न रखने के लिए कहा। यह आपको अपनी शक्ति कभी नहीं देगा क्योंकि आपने उसे घृणित चीजें खाने के लिए मजबूर किया था। तुम बहुत बुरे आदमी हो। जब तांग जेन ने ये सुना तो वह दंग रह गया। उसने अपना सिर उठाया और मातृवृक्ष की ओर देखा। हालांकि वह हंसे बिना नहीं रह सका। कोफाए दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। अध्याय 138 एक विशाल हुक के साथ झील के राक्षसों के लिए मछली पकड़ना। एक अनुवादक 54,96,90,339 यिनगलुओ, आपको इस शर्मनाक चीज के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना? हा यिनगलुओ। टैंग जेन ने बोलते हुए मात्र वृक्ष की ओर देखा। उसने लिसा और मो लुओ नाम के छोटे लड़के की ओर हाथ हिलाया और फिर मुड़कर अनाम झील की ओर चल दिया जो चांदनी के नीचे बेहद खूबसूरत थी। देर हो रही है, वापस जाओ और आराम करो। मात्र वृक्ष के साथ अधिक संवाद करना याद रखें। ओह ठीक है, आप और मो लुओ मात्र वृक्ष की ओर जा सकते हैं। जो कोई भी मात्र वृक्ष के साथ संवाद कर सकता है वह वहां जा सकता है। तांग जेन अचानक पलटी और उन दोनों से कहा, मदर ट्री पर बने ट्री हाउस तक कैसे पहुंचा जाए? तांग जेन ने इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि मात्र वृक्ष के साथ सफलतापूर्वक संचार करने के बाद जब कोई ऊपर या नीचे जाना चाहता है तो उसे केवल मात्र वृक्ष से नीचे लटकती पन्ना हरी लताओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तांग जेन धीरे धीरे अनाम झील की ओर चला गया। उसने झील की दर्पण जैसी सतह को देखा और महसूस किया कि ये दृश्य असाधारण रूप से सुंदर था। हालांकि किसने सोचा होगा कि इस खूबसूरत झील के नीचे एक अज्ञात खतरा छिपा है? तांग जेन इस अवधि के दौरान बहुत व्यस्त था, जिसके कारण उसके पास झील में छिपे राक्षस को साफ करने का समय नहीं था। अब जब अंततः उसके पास खाली समय बचा, तो उसने तुरंत घाटी में छिपे खतरों को साफ करने का निर्णय लिया। भले ही तांग जेन के पवित्र ड्रैगन वैली में आने के बाद से यह झील राक्षस परेशानी पैदा करने के लिए बाहर नहीं आया था, राक्षस अभी भी एक राक्षस था। इसके साथ कभी भी शांति से रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब इसके सुरक्षित होने का कारण ये था कि होली ड्रैगन सिटी के पास इन पानी का प्रबंधन करने की ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब दोनों पक्ष संपर्क में आ गए तो युद्ध अवश्यंभावी था। ये झील तांग जेन के दिल में हमेशा एक तलवार की तरह लटकती रही थी। होली ड्रैगन सिटी के जिन निवासियों को इसके बारे में पता था, वे भी रात को चैन से सो नहीं सके। चाहे कुछ भी हो, झील के राक्षस को खत्म करना ही था। तांग जेन ने अपनी बाहें पार कर ली और झील के किनारे खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में झील को देखते हुए वह चुप था। दूर झील के मध्य में एक विशाल छाया धीरे धीरे डूब रही थी, जिससे झील की सतह तरंगित हो रही थी। तांग जेन अपनी मूल दुनिया में लौट आया और झील के राक्षस को साफ करने की तैयारी करने लगा। पानी झील राक्षस का घरेलू मैदान था और यह अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित कर सकता था। तांग जेन स्वाभाविक रूप से झील में समस्या खोजने के लिए नहीं जाएगी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। एक बार जब वह पानी में गिर गया तो संभवतः राक्षस द्वारा उसका वध कर दिया जाएगा। ऐसे में एकमात्र सुरक्षित तरीका उसे तट पर लाना और उसे मार देना था। इस विधि के अलावा तांग जेन के पास झील के राक्षस को मारने के अन्य तरीके थे, हालांकि वे सभी बहुत परेशान करने वाले थे। सीधे मछली पकड़ने की तुलना में ये कहीं अधिक सरल था। पीटर को बुलाने के बाद वे दोनों उपनगरों में मशीनरी प्रसंस्करण संयंत्र में चले गए, जो लियोनार्ड परिवार की संपत्तियों में से एक था। वे दोनों आराम से फैक्ट्री में दाखिल हो गए।
मशीनरी प्रसंस्करण संयंत्र में सभी प्रकार के मशीन टूल्स और प्रसंस्करण उपकरण, साथ ही कच्चे माल की पूरी विविधता थी। ये जैन तांग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता है। तांग जैन ने सबसे पहले लोगों से एक विशाल मछली हुक को संसाधित करने और बनाने के लिए कहा। हुक के सिरे को मछली पकड़ने की रेखा के रूप में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के तार की एक बड़ी प्लेट से बनाया गया था। फिर उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मछली बंदूकें बनाई जिन्हें बैकअप के रूप में बैलिस्टा द्वारा फायर किया जा सकता था यदि यह झील राक्षस विशेष रूप से क्रूर नहीं था। तांग जैन ने इसे पकड़ने और इसका अध्ययन करने की योजना बनाई। बेशक सबसे बड़ी संभावना इसका सामना करने के लिए गोलियों और आरपीजी का उपयोग करना था, क्योंकि तांग जैन ने कभी भी एक दयालु राक्षस नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कुछ चीजों के अलावा जिन्हें वह संसाधित करना चाहता था, लोहे का गेट और कुछ छोटी चीजें जिन्हें तांग जैन पिछली बार बनाना चाहता था, उन्हें भी इस मशीनरी प्रसंस्करण संयंत्र में रखा गया था। तांग जैन इस बार उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। तांग जैन मशीनरी प्रसंस्करण संयंत्र में इंतजार कर रहा था, जबकि पीटर ने सूअर के खून और गाय के खून के कुछ बैरल, साथ ही कच्चे मांस के आधे ट्रक को बेचने के लिए बूचड़खाने में एक पिकअप ट्रक चलाया। मछली पकड़ने के हुक और मछली के भाले का काम पूरा होने के बाद पीटर को इन चीजों को वापस गोदाम में खींचने के लिए कोई मिला और तांग जैन ने उन्हें पवित्र ड्रैगन सिटी के चौक पर भेज दिया। तांग जैन का आदेश प्राप्त करने के बाद ताई सेन और अन्य लोग खुशी से अपनी कारों में घूम रहे थे। आपूर्ति के एक हिस्से को होली ड्रैगन शहर के गोदाम में ले जाने के अलावा बाकी चीजों को ताई सेन और अन्य लोगों द्वारा झील के किनारे ले जाया गया। होली ड्रैगन सिटी के कुछ सैनिकों को बुलाने के बाद तांग जैन ने झील के किनारे एक ठोस स्थान चुना। फिर उसने अपना हथौड़ा लहराया और एक बच्चे की बांह जितना मोटा एक ठोस लोहे का खंभा जमीन में गहराई तक धंसा दिया। साथ ही उन्होंने उस पर नायलॉन की चरखी लगा दी। उन्होंने स्टील की रस्सी का एक बड़ा कुंडल खोला, इसे चरखी के माध्यम से पारित किया और इसे एक सैन्य परिवहन वाहन से बांध दिया। तांग जैन आगे बढ़े और यू आकार के बोल्ट के साथ विशेष रूप से निर्मित विशाल मछली हुक को मजबूती से सुरक्षित किया। फिर उसने मछली के कांटे पर कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा लटका दिया। जब तांग जैन ऐसा कर रहा था, कियान लोंग ने पहले ही अपने आदमियों को कुछ बैलिस्टा लाने का आदेश दे दिया था। उन्होंने उन्हें स्थापित करने के लिए एक उच्च स्थान चुना था और जब झील राक्षस पकड़ा जाता था तो उसे हुक से बचने से रोकने के लिए झील राक्षस पर हरपून को गोली मार दी जाती थी। जहां तक भारी मशीनगनों और अन्य हथियारों की बात है, उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। जब तांग जैन और बाकी लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, पवित्र ड्रैगन शहर के सभी सैनिक पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और झील के किनारे घास में छिपे हुए थे। उसने बड़े भालू को बुलाया और कच्चे मांस के साथ कांटे को झील में फेंकने के लिए उसकी पूरी ताकत लगाई। तांग जैन ने उसे उसी स्थान पर सूअर के खून की कुछ बाल्टी फेंकने के लिए भी कहा, फिर छिपने के लिए घास की ओर भाग गया। सूअर का खून झील में डालने के बाद झील की मूल रूप से शांत सतह तुरंत लाल रंग में रंग गई। थोड़ी देर बाद झील का पानी खौलते बर्तन जैसा हो गया। तांग जैन ने अपनी आंखें केंद्रित की और ऊपर देखा। उसने पाया कि पानी में अनगिनत अजीब मछलियां घूम रही थीं। यह अफसोस की बात थी कि वे तांग जैन का लक्ष्य नहीं थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। समय समय पर कोई झील में कच्चे मांस के कुछ टुकड़े फेंक देता था, लेकिन पागल अजीब मछली के अलावा झील में राक्षस कभी दिखाई नहीं देते थे। जब तांग जैन ने ये देखा तो वह खुद को संदिग्ध महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या ऐसा हो सकता है कि ताई सेन की आंखें उस पर धोखा दे रही थीं और इस झील में कोई बड़े जल राक्षस नहीं थे? तांग जैन का दिमाग बेतरतीब विचारों से भरा हुआ था। हालांकि इसी समय अचानक उसकी दृष्टि में एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। उसका नुकीला पृष्ठीय पंख झील की सतह से टूट गया और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां उसने कच्चा मांस फेंका था। ये प्रयास की बर्बादी नहीं है। आखिरकार ये लड़का प्रकट हो गया। तांग जैन अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था।
उसने अवचेतन रूप से अपने हाथ में धातु के भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अपनी वर्तमान खेती के साथ उसने जो धातु का भाला फेंका उसकी शक्ति वास्तव में भयानक थी। ये किसी भारी मशीन गन और अन्य हथियारों की ताकत से जरा भी कमतर नहीं थी। झील में काली छाया को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह सीधे मछली के कांटे से कच्चे मांस पर हमला कर रही थी। छींटे पड़ने के बाद लकड़ी के खूंटे से बंधा स्टील का तार अचानक कस गया। उसने चारा ले लिया है, उसे वापस खींचो। तांग जेन की आंखें झील की सतह को ध्यान से देख रही थी, जहां बड़ी लहरें उठ रही थी और वह बिना सिर घुमाए जोर से चिल्ला रहा था। आदेश प्राप्त करने के बाद कल्टीवेटर ने तुरंत एक्सीलेटर पर कदम रखा और तुरंत स्टील के तार को वापस खींच लिया। जैसे जैसे स्टील का तार धीरे धीरे कसता गया, मछली पकड़ने के कांटे से राक्षस को भी बहुत दर्द होने लगा। उसके पास स्टील के तार को धीरे धीरे कसने और किनारे की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राक्षस के शरीर के अधिक से अधिक हिस्से पानी से बाहर आ गए। पलक झपकते ही एक विशाल आकृति अचानक पानी से बाहर निकली और उसका क्रूर चेहरा सामने आ गया। ये लेवल 4 का राक्षस था जो करीब 10 मीटर लंबा था। ये ऑक्टोपस और मेढक का मिश्रण जैसा लग रहा था। उसका शरीर काले पपड़ियों से ढका हुआ था और बलगम टपक रहा था। कच्चे मांस वाला विशाल हुक राक्षस ने निगल लिया था। स्टील का तार उसके गले से बाहर तक फैला हुआ था, जिससे उसका मुंह बंद नहीं हो पा रहा था और खून बह रहा था। दर्द के कारण राक्षस हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। तांग जेन वास्तव में चिंतित थी कि लोहे का खंभा अचानक टूट जाएगा। तांग जेन और अन्य लोगों को किनारे पर देखने के बाद दर्द से कराह रहा राक्षस तुरंत पागल हो गया और समूह की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ा। चूंकि इस राक्षस ने पहले ही चारा ले लिया था, तांग जेन को आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसे मारने की कोशिश मत करो, बल्कि अभी इस पर हमला करो। आदेश दिए जाने के बाद सभी ने अपने क्रॉसबो, तीर और भाले से उस पागल राक्षस पर निशाना साधा। एक पल में राक्षस का शरीर घावों से भर गया और घावों से खून जमीन पर टपकने लगा। मछली का भाला रस्सी सहित झील के राक्षस के शरीर में घुस गया और सीधे उसके शरीर में घुस गया। जिस राक्षस पर हमला किया गया था उसने कई चीखें निकाली, लेकिन वह स्टील के तार और रस्सी से मुक्त होने में असमर्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। अध्याय 139 झील राक्षस और उत्परिवर्तित मस्तिष्क मोती। अनुवादक की हत्या। 5496903339 झील राक्षस रक्त में ढका हुआ था और इसकी दर्दनाक गरजें अंतहीन थी। ध्वनि तरंगों ने हर किसी के कान की कमी को चोट पहुंचाए। हजार ड्रैगन ने राक्षस की आंखों और मुंह पर लक्ष्य रखकर स्वचालित राइफल संचालित किया। दर्जनों शॉट्स के बाद राक्षस की आंखें आखिरकार नष्ट हो गईं। राक्षस, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जमीन पर गिर गया। ऐसा लगता था कि इसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई और मृत्यु के कगार पर थी। तांग जेन एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ने के लिए था और देखो कि क्या वह झील राक्षस को अपने शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए जीवित रख सकता है। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं कि वह झील राक्षस से संपर्क करने से पहले एक बदलाव अचानक हुआ। मरने वाली झील राक्षस अचानक उगाया। हरे रंग की रोशनी का एक निशान अपने दांतों पर फ्लैश लग रहा था। इसके तुरंत बाद यह इस्पात के तार को अपने मुंह में थोड़ा सा करता है और इसका विशाल आंकड़ा एक बिजली के बोल्ट की तरह था, क्योंकि यह सीधे तांग जेन की ओर बढ़ गया था। अच्छा नहीं, जब उसने इसे देखा तो तांग जेन चौंक गया। उसने अचानक अपने हाथ में धातु भाला फेंक दिया। एक आंख की झपकी में यह निर्दयतापूर्वक झील राक्षस की छाती में छेड़छाड़ की। हालांकि अपने जल्दबाजी के कारण इस हमले ने झील राक्षस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चोट नहीं पहुंची। इसके विपरीत ये और भी पागल बना दिया। ये देखते हुए कि झील राक्षस इतनी भारी झटका पीड़ित होने के बाद मर नहीं गया,
तांग जेन ने भंडारण की जगह को नियंत्रित किया और इसे एक विशाल तलवार में बदल दिया जो 1.8 मीटर लंबा था। ये बेहद तेज लग रहा था। यह एक हथियार था कि उन्होंने विशेष रूप से यांत्रिक प्रसंस्करण संयंत्र में बनाया था। उन्हें इतनी जल्दी इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तांग जेन की ताकत में वृद्धि के कारण उसका मूल हथियार अब उनके लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं था। बैंगनी इलेक्ट्रिक छोटी तलवार बहुत छोटी थी और विशाल राक्षसों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं थी। दूसरी तरफ यह विशेष रूप से बड़ी तलवार बनाई गई जो लगभग उतनी ही लंबी थी, उच्च गुणवत्ता वाले विशेष स्टील से बनाई गई थी। इसका वजन 150 पाउंड से अधिक था और ये तांग जेन का उपयोग करने के लिए सही था। साथ ही तांग जेन के हमले के रूप में ताई सेंग और कियान ने अपने हथियारों को भी ब्रांडेड किया और पानी के राक्षस के अग्रिम हेड ऑन का सामना करना पड़ा। उनमें से दोनों ने अपने दिमाग में एक ही विचार किया था, जो तांग जेन झील राक्षस को मारने में मदद करना था। वे इसे किनारे पर कहर बर्बाद नहीं कर सकते थे, अन्यथा यह निश्चित रूप से भारी हताहतों का कारण बनता है। सैनिकों ने सभी शूटिंग बंद कर दी। इस स्थिति में वे अपनी बंदूकें बेकार ढंग से उपयोग नहीं कर सके, या वे आसानी से उन 3 लोगों को चोट पहुंचा सकते थे जो झील राक्षस को अवरुद्ध कर रहे थे। इसके अलावा ये राक्षस अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था और इसके सिर को पहले ही पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। जब तक उनमें से 3 ने इसे भारी झटका लगाया, तब तक ये संभव था कि यह मारा जाएगा। पवित्र ड्रैगन सिटी के सैनिक शहर के भगवान और 2 नेताओं में बहुत आश्वस्त थे, क्योंकि युद्ध के बाद दोनों नेताओं दोनों स्तर 3 किसान बन गए थे। यह ऐसा कुछ था जिसने सभी को संयोग और उत्साहित दोनों महसूस किया। स्तर 4 शहर भगवान और 2 स्तर 3 नेता निश्चित रूप से इस संघर्षशील झील राक्षस को मारने में सक्षम होंगे। क्युआन लांग और उनके साथी की गति सामान्य लोगों की तुलना में काफी तेज थी, लेकिन झील राक्षस भी बेहद तेज था जब उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। भीड़ ने केवल 2 पक्षों को टक्कर लगी से पहले एक धुंध देखा। ओह! फिर आकाश में खून का खंभा चला गया। उसी समय राक्षस का सिर हवा में उड़ गया। एक मफल ध्वनि के साथ राक्षस की लाश जमीन पर भारी गिर गई। ये कुछ बार ट्विस्ट और फिर चलना बंद कर दिया। तांग जेन, जो चुपचाप पक्ष में खड़े थे, धीरे धीरे अपनी बड़ी तलवार वापस ले ली। उन्होंने हर किसी के चेहरे पर आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे राक्षस के सिर के किनारे चले गए। इस समय राक्षस का सिर पहले से ही सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गया था। सिर की सतह रक्त और मिट्टी से ढकी हुई थी। तांग जेन को पता था कि इस राक्षस के सिर के भीतर एक मस्तिष्क मोती छिपी हुई थी। हालांकि झील राक्षस के सिर की घृणित उपस्थिति को देखते हुए उसके पास वास्तव में एक कदम उठाने का कोई तरीका नहीं था। जब कियान ने इसे देखा तो उसने अपना हाथ लहराया और कुछ लोगों को बुलाया। उसके बाद उसने झील राक्षस के सिर को तोड़ने और मस्तिष्क के मोती की खोज करने के कार्य को सौंप दिया। ताई सेंग ने राक्षस की लाश के किनारे से अपनी लड़ाई ब्लेड खींच ली और एक जटिल भावना के साथ तांग जेन में नजर रखी। जिस हड़ताल ने सिर्फ राक्षस को सिरस से किया था उसे जेन तांग द्वारा निष्पादित किया गया था। उनके और हजारों ड्रैगन के लिए उनके हमले का उद्देश्य राक्षस की छाती पर था। हालांकि तब तक उन दोनों ने राक्षस मारा था, जेन तांग ने पहले ही इसे मार दिया था। गुप्त रूप से अपने हमलों के प्रभावों की तुलना करने के बाद ताई सेंग असहायता से पता चला कि तब भी उनमें से 2 ने रैंक 3 किसानों के लिए सफलतापूर्वक उन्नत किया था। फिर भी उनके बीच एक अंतर था और तांग जेन की ताकत और गति के बीच एक अंतर था। एक स्तर का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? शायद वो कॉर्नरस्टोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एक किसान कौशल के लिए आदान प्रदान करने के बाद शहर के भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा और स्तर 4 तक पहुंच गया। हालांकि जिस पल ने तांग जेन की रहस्यमय क्षमता के बारे में सोचा,
ताई सेंग ने दुख की बात की कि वह कभी भी शहर के भगवान के लिए एक मैच नहीं हो सकता है। तांग जेन की खेती तेजी से बढ़ी। इस तरह की थोड़े समय में वह पहले से ही एक रैंक 4 किसान बन गया था। उनकी गति एक रॉकेट जितनी तेज थी और इसने ताई सेन को बेहद ईर्ष्या बना दिया। ताई सेन के लिए जिन्होंने ताकत का सम्मान किया और प्रतिस्पर्धी था, वह एक ही स्थान पर बने रहने के दौरान अपने साथी की खेती को तेजी से बढ़ाने के लिए एक बेहद दर्दनाक मामला था। हालांकि उन्हें उनके और तांग जेन के बीच विशाल अंतर को महसूस करने के बाद उन्होंने प्रतिस्पर्धा करने के अपने मूल इरादे को बुझा दिया। उन गंदा चीजों के बारे में सोचना बेहतर नहीं है और अपनी खेती में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करना बेहतर है। कौन नहीं जानता कि पवित्र ड्रैगन शहर अब शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक लड़ाई किसी भी समय टूट सकती है। जब वो समय आता है तो मुझे अभी भी लड़ने और मारने की आवश्यकता होगी। इस बिंदु तक सोचते हुए ताई सेंग ने महसूस किया कि उनके दिल में एक विशाल चट्टान को हटा दिया गया था। उसका पूरा तुरंत आराम से हो गया और एक उज्ज्वल मुस्कुराहट अवचेतन रूप से उसके चेहरे पर दिखाई दी। तांग जेन वर्तमान में जमीन पर बैठकर झील राक्षस की लाश को देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वो नहीं जानता था कि ताई सेन क्या सोच रहा था। हालांकि वह ताई सेन के व्यक्तित्व के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह एक आदमी था जिसने मजबूत सम्मान किया जब तक वह साबित कर सकता था कि उसकी ताकत ताई सेंग से अधिक मजबूत थी। तब ताई सेंग उसे अपने दिल के नीचे से जमा कर देगी। ताई सेंग अपने हाथों में एक युद्ध ब्लेड होगा और एक बार उसने इसे तेज कर दिया, वह निश्चित रूप से एक सक्षम सामान्य बन जाएगा जो दुनिया को जीत सकता है। उसे इस व्यक्ति का अच्छा उपयोग करना पड़ा। झील के राक्षस के टूटे हुए शरीर को खींचने के बाद तांग जेन ने हर किसी को ये देखने के लिए फिर से डाला ताकि ये देखने के लिए कि झील में कोई और पानी राक्षस था या नहीं। इस बार वे लगभग 3 घंटों तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई पानी राक्षस दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि झील में केवल एक पानी राक्षस था। चूंकि झील में कोई और पानी राक्षस नहीं थे, इसलिए तांग जेन के पास अब इंतजार करने का मनोदशा नहीं था। उन्होंने अपने पुरुषों को सभी वस्तुओं को इकट्ठा करने का आदेश दिया और घाटी के निर्माण के प्रभारी निवासियों को कुछ शब्द दिए। उन्होंने उन्हें झील द्वारा जलीय घास को साफ करने के लिए लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कहा। एक बार समुद्री शैवाल की अजीब कीड़े में रहते थे। झील में अजीब कीड़े मर जाएंगे क्योंकि अंडे रखने के लिए कोई भोजन या स्थान नहीं था। अजीब कीड़े की मृत्यु के बाद झील में अजीब मछली भी मर जाएगी क्योंकि कोई खाद्य स्रोत नहीं था। झील में कीटों के बाद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। तांग जेन आश्वस्त हो सकते थे और बेवकूफ रूप से जलीय खेती में संलग्न हो सकते थे। टॉवर वापस जाने के रास्ते पर कियान लंबे समय तक एक मस्तिष्क मोती पारित कर दिया जो एक सामान्य से तांग जेन के लिए कई गुना बड़ा था। ये झील राक्षस से आया था। तांग जेन ने इसे एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ लिया और इसे आकार दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे इसे हिलाकर अपने हाथ का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि यह काफी भारी था। इस मस्तिष्क को देखकर कि एक बच्चे की मुट्ठी का आकार था, तांग जेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुमान लगाएं कि इसका मूल्य थोड़ा अधिक होगा या नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने मूल्य का अनुमान लगाने के लिए अपने फोन का उपयोग करने की कोशिश की। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसकी आंखों के सामने एक संकेत दिखाई दिया। उत्परिवर्तित स्तर 4 मस्तिष्क 2 लाख सोने के सिक्के के लायक। अधिसूचना देखने के बाद तांग जेन मदद नहीं कर सका लेकिन डर गया। ये पहली बार था जब उन्होंने मस्तिष्क मोती को उत्परिवर्तित किया था। इसके अलावा इस मस्तिष्क मोती का मूल्य बहुत अधिक था। ये वास्तव में सामान्य स्तर 4 मस्तिष्क मोती के 20 गुना था। तांग जेन की रुचि पिक्चर थी। इस उत्परिवर्तित मस्तिष्क मोती के किस तरह का उत्परिवर्तन हुआ? क्या ये हो सकता है कि इसका कुछ विशेष उपयोग था? अन्यथा फोन ने इस तरह के उच्च विनिमय मूल्य की पेशकश नहीं की होगी। ये लगभग 2 स्तरीय 5 दिमाग के बराबर था। दुर्भाग्य से
फोन पर केवल ये सरल वाक्य था। तांग जेन अधिक जानकारी जानना चाहता था लेकिन पाया कि यह बार बार एक ही वाक्य था। तांग जेन ने अपने भौं को फहराया क्योंकि वो सोच रहा था, क्या कोई भी तरीका था कि वह इस उत्परिवर्तित मस्तिष्क मोती के बारे में विशिष्ट जानकारी को समझ सकता था? अचानक उन्होंने याद किया कि उन्हें भाग्यशाली पहिया से सार्वभौमिक मूल्यांकन कार्ड मिला था। उन्होंने सोचा कि क्या वो उत्परिवर्तित मस्तिष्क पर जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। तांग जेन ने तुरंत इस बारे में सोचा जब कार्ड निकाला। वह इसे अलग करने में संकोच नहीं करता था। टूटा हुआ कार्ड 7 रंग की रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। साथ ही उसने अपने दिमाग में एक आवाज संकेत सुना, कृपया उस आइटम को इंगित करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करें जिसे मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तांग जेन ने निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे सिर पर इशारा किया, मूल्यांकन के परिणाम की प्रतीक्षा की। उत्परिवर्तित राक्षस का मस्तिष्क स्तर 4। इसमें जल विशेषता और भंडारण समारोह की शक्ति है। इस तरह के एक विशेष विशेषता के गठन के लिए शर्तें बेहद कठोर, दुर्लभ और कीमती हैं। इसे पवित्र स्वामी के लिए एक वर्तनी कास्टिंग उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तांग जेन ने अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाली मूल्यांकन सामग्री को देखा और अचानक एहसास में आया। ये पता चला कि इस मस्तिष्क पल को एक उत्परिवर्तित मस्तिष्क मोती कहा जाता था क्योंकि यह सामान्य मस्तिष्क की तुलना में बिजली को बढ़ाने और स्टोर करने की क्षमता थी। उसी समय ये पवित्र स्वामी से संबंधित था। एक नकली पवित्र मास्टर के रूप में उसे इस उत्परिवर्तित मस्तिष्क को अच्छी तरह से रखना पड़ा और इसे पैसे के लिए बेच नहीं दिया क्योंकि यह एक दिन में काम में आ सकता है। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि इस झील राक्षस ने उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दिया था। जितना अधिक वह इस दुनिया को समझ गया, उतना ही तांग जेन की जिज्ञासा और श्रद्धा बढ़ी। उनका मानना था कि पवित्र ड्रैगन सिटी के प्रभाव के क्षेत्र में धीरे धीरे विस्तार हुआ। भविष्य में अनगिनत नई और रोमांचक चीजें होंगी। ये तांग जेन के हितों में से एक था। को-फी दान आपको अधिक अध्याय लाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। संपर्क टॉस साइट मैप दान। अध्याय 140। अध्याय 138। दैनिक जीवन और सोने की डिलीवरी। अनुवादक 54,96,90,339। एक शांतिपूर्ण दिन शुरू हो गया था। जब होली ड्रैगन वैली पर सूरज चमका तो होली ड्रैगन सिटी के निवासियों ने व्यस्त जीवन का एक नया दिन शुरू किया था। एक साथ नाश्ता करने के बाद वे सभी प्रकार के उपकरण लाए और समूहों में काम करने के लिए दौड़ पड़े। घाटी में हर जगह व्यस्त आंकड़े देखे जा सकते थे। अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो, तुम सब। किसी को भी चालाकी करने की इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं उसकी गांठ पर लात मार दूंगा। और एनबीएसपी ताई सेंग ने कवच और ब्लेड पहन रखा था और अपने सैनिकों पर चिल्ला रहा था। वह फिलहाल घाटी में दौड़ और प्रशिक्षण ले रहे थे। हर सैनिक पूरी तरह से हथियारों से लैस था और हौंफ रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। वे सभी दांत पीस रहे थे और लगे रहे। कुछ ही दूर एक छोटी सी खुली जगह में कृषकों की टीम के सदस्य भी प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि सैनिकों की तुलना में उनका प्रशिक्षण अधिक लचीला था, लेकिन प्रशिक्षण की तीव्रता और खतरा उससे भी अधिक था। यहां तक कि जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे तब भी वे असली तलवारों और बंदूकों का इस्तेमाल करते थे और उनके लिए खून बहना आम बात थी। कल्टीवेटर युद्ध दल के नेता के रूप में कियान लांग स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण कर्मियों में से थे। वे बेहद गंभीर नजर आते हुए लगातार अपनी टीम के सदस्यों की गतिविधियों को सुधारते रहे और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें मार्गदर्शन देते रहे। घने और ऊंचे मात्र वृक्ष के नीचे लिसा के नेतृत्व में बच्चों का एक समूह था। उनमें से प्रत्येक जीवन शक्ति से भरा हुआ दिख रहा था। इस समय लिसा बच्चों को जमीन पर बैठने का आदेश दे रही थी और फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें मात्र वृक्ष के साथ संवाद करने देने की कोशिश की। एक आकृति सामने चमकी। यह एक छोटा लड़का था जो एक पेड़ की बेल को पकड़े हुए था और वर्तमान में 100 मीटर ऊंचे मात्र वृक्ष पर आगे पीछे घूम रहा था।
तांग जेन को पता था कि यह मो लुओ नाम का छोटा लड़का था। वो मात्र वृक्ष की बेल को नियंत्रित कर रहा था और बहुत अच्छा समय बिता रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा वहां मोरोग जियान, दा जियोंग, छोटी लड़की, बूढ़ा माइक इत्यादि भी थे। होली ड्रैगन सिटी के ये सभी निवासी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और साथ ही उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान भी थी। बाहर के राक्षसों के अंतहीन उत्पीड़न के बिना पवित्र ड्रैगन घाटी निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण स्वर्ग होगी। तांग जेन ने अपना ध्यान मानचित्र से हटा लिया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपना शरीर फैलाया। उसी समय उन्होंने ट्री स्पिरिट कबीले की किताब को मेज पर रख दिया और धीरे धीरे पवित्र ड्रैगन सिटी के बाहर चौक पर चले गए। कुछ निवासी चेहरे पर मुस्कान के साथ कपड़े और जूते ले जा रहे थे। यह नगर भगवान द्वारा सभी को दिया गया लाभ था। प्रत्येक निवासी को 2 सेट दिए गए ताकि असली फटे कपड़े फेंके जा सकें। दोनों महिलाओं ने एकदम नए कपड़े और जूते देखे और प्रशंसा से खुद को रोक नहीं पाई। ये कपड़े वाकई खूबसूरत है। नगर स्वामी भी बड़े समर्थ है। मुझे आश्चर्य है कि उसे इतनी अच्छी चीजें कहां से मिली। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। महिला बहुत बातूनी थी और उसकी बातचीत का कोई अंत नहीं था। सौभाग्य से इससे उसके काम में देरी नहीं हुई, इसलिए तांग जेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। 2 सैनिक जो प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे तांग जेन को झुक गए। तांग जेन ने सिर हिलाया। कुछ देर तक उन दोनों से बातें करने के बाद वह अकेले ही अभयारण्य के भूमिगत स्तर में प्रवेश कर गया। फॉलआउट शेल्टर की चमकदार रोशनी वाली भूमिगत मंजिल अब खाली थी। जो कुछ भी स्थानांतरित किया जा सकता था उसे साफ कर दिया गया था और यह एक आदर्श निवास जैसा लग रहा था। हालांकि अगर कोई अंदर चला गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। जंगल के सभी घुमक्कड़ जानते थे कि वे एक जंगली इमारत में रात भर नहीं रुक सकते जहां से आधारशिला नहीं हटाई गई हो, अन्यथा उन्हें बहुत ही अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। वे या तो बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे या अचानक मर जाएंगे। ऐसा कहा जाता था कि एक भाग्यशाली व्यक्ति एक रात के लिए जंगली इमारत में रुका और अगले दिन नहीं मरा, लेकिन वह पूरी तरह से पागल हो गया। अंतहीन जंगल में एक पथिक के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना वास्तव में मृत्यु से भी बदतर भाग्य था। यही कारण था कि तांग जेन ने निवासियों को यहां रहने नहीं दिया। यदि वह वास्तव में यहां रहना चाहता था तो उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि वह चमकती सोने की जनजाति के अभयारण्य को साफ नहीं कर देता और शहर के पुनर्निर्माण के लिए नींव नहीं बना लेता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार आश्रय सफलतापूर्वक बन जाने के बाद होली ड्रैगन सिटी में एक अतुलनीय विशाल भूमिगत शहर होगा। उस समय चाहे वह निवासियों के आवास की बात हो या सामग्रियों के भंडारण की, उन्हें अब उपयोग के लिए जगह न होने की चिंता नहीं होगी। दूसरी भूमिगत मंजिल के प्रवेश द्वार तक चलने के बाद तांग जेन ने चुपचाप कुछ देर तक निरीक्षण किया और फिर पीछे मुड़कर आश्रय की दूसरी भूमिगत मंजिल को साफ करने की तैयारी करने के लिए सतह पर लौट आया। पहली भूमिगत मंजिल एक बंद जगह थी जिसके अंदर कई राक्षस थे। हालांकि वहां एक भी राक्षस नहीं था जो तांग जेन के लिए खतरा पैदा कर सके। उन मानव आकार वाले राक्षसों की तुलना में तांग जेन वास्तव में गोल्डन स्पाइडर से अधिक डरता था। वे अत्यंत तेज थे और उनके पास भयानक जहर था। इनके काटने से कोई निश्चित ही मर जाएगा। इसके अलावा उनका आकार छोटा था और उन्हें छिपाना आसान था। जरा सी असावधानी से जनहानि हो जाएगी। इस गोल्डन स्पाइडर से बचाव के लिए तांग जेन ने विशेष रूप से ग्रीव्स का एक बैच बनाया था ताकि उसके पैरों को इस गोल्डन स्पाइडर द्वारा काटे जाने से बचाया जा सके। हालांकि इस तरह के निष्क्रिय रक्षात्मक उपाय ने तांग जेन को असुरक्षा की भावना महसूस कराई। उसके दिल में एक और अनुमान था। चून की चमकती सोने की दौड़ सुनहरी मकड़ी जैसी छोटी हत्या करने वाली मशीनें बना सकती है, तो क्या वे बड़ी लड़ाकू मशीनें भी बना सकती हैं? अगर वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर हत्या करने वाली मशीन होती तो वह इससे कैसे निपटता?
इसके अलावा ग्लिटेगोल्ड जाति के मानवीय राक्षसों और लड़ाकू मशीनों के अलावा क्या अभयारण्य में अन्य प्रकार के राक्षस थे? इससे पहले कि उन्हें पता चलता, दोपहर की छुट्टी हो चुकी थी। दोपहर के भोजन के लिए निवासी एक के बाद एक वापस आए। उसी समय उनकी नजर कपड़ों और जूतों के ढेर पर पड़ी जो एक छोटे से पहाड़ की तरह जमा हुआ था। सभी के चेहरे पर एक उत्सुक भाव प्रकट हुआ। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें इतने सारे नए कपड़े कहाँ से मिले? एक निवासी ने अपने बगल वाले व्यक्ति से धीमी आवाज में पूछा, लेकिन वह व्यक्ति भी भ्रमित था। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वे इसे हमारे साथ साझा करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि यह उसी के बारे में है। टीएसके, एक समय में इतने सारे नए कपड़े कितने दिमागों के लायक हैं? अनुमान लगाना बंद करो। देखिए, वे पहले से ही वितरण शुरू कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी जूते हैं। अंततः उन्हें ऐसी पैंट पहनने की जरूरत नहीं है जो उनके नितंबों को दिखाती हो। पंक्ति के पीछे के निवासी जीवंत चर्चा कर रहे थे, जबकि सामने के निवासी जिन्हें पहले ही कपड़े दिए जा चुके थे, खुशी से भरे हुए थे। उनमें से कुछ ने मौके पर ही अपने कपड़े भी बदले और चेहरे पर खुशी के भाव दिखाते हुए उन्हें ऊपर से नीचे तक छुआ। कपड़े वितरित होने के बाद निवासियों ने खाना शुरू किया। तानजेन ने थोड़ी देर के लिए मानचित्र को देखा और फिर सोने का एक बैच अपनी मूल दुनिया में वापस ले आया। पीटर गोदाम की रखवाली कर रहा था। जब उसने तानजेन को प्रकट होते देखा तो उसने तुरंत उसका अभिवादन किया और पूछा कि तानजेन को क्या चाहिए। इस बार तानजेन कुल 20 टन सोना लाया था। यह अरबों की एक बड़ी संपत्ति थी। यह उस चीज से बहुत दूर था जिसे पीटर संभाल सकता था। इसलिए तानजेन के अनुरोध के बिना पीटर ने इवानोव को फोन किया और उसे इस मामले की जानकारी दी। ये सुनने के बाद कि तानजेन बड़ी मात्रा में सोना लाया है, इवानोव महायाजक की सुरक्षा में भाग गया। तानजेन ने अभी तक खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने पीटर से कुछ खाना और शराब लाने को कहा। खाना खाते समय दोनों बातें करने लगे। इवानोव, जो अपने रास्ते पर था, जीवन और मृत्यु के संकट में था। जब से पहला आस्तिक अनंत स्वर्ग में शामिल हुआ, इवानोव का जीवन और अधिक गौरवशाली हो गया था। अब वहां पहले से ही 5 लोग थे जो पुनर्जन्म समारोह से गुजर चुके थे, और वे सभी काफी शक्तिशाली व्यक्ति थे। इन विश्वासियों के समर्थन से इवानोव की शक्ति और अधिक मजबूत होती गई। अब उनमें क्षेत्र का मुखिया बनने की धुंधली प्रवृत्ति थी। इसकी वजह ये भी थी कि उसे कुछ ताकतों की हत्या सूची में नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। एक चालाक लोमड़ी के रूप में इवानोव को पहले से ही अंधेरे से जानलेवा इरादे का एहसास हो गया था। इसलिए जब वह हाल ही में बाहर गया था तो किसी के जाल में फंसने के डर से वह विशेष रूप से सावधान था। हालांकि तानजेन ने उसे पहले ही बता दिया था कि भले ही उसका शरीर बिखर गया हो, जब तक उसके सिर में मोती मौजूद है, तानजेन के पास उसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका होगा। हालांकि इवानोव ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। फिलहाल उनके काफिले में कुल 20 अंगरक्षक थे और वरिष्ठ गार्ड पाकर उनकी बारीकी से रक्षा कर रहे थे, जिससे इवानोव को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। इवानोव कितना भी सावधान क्यों ना हो, दुर्घटना फिर भी हुई। जैसे ही वे एक व्यस्त सड़क से गुजरे, एक मालवाहक वैन ने अचानक काफिले का रास्ता रोक दिया, जिससे पूरा काफिला रुकने पर मजबूर हो गया। अनुभवी अंगरक्षक तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी गोलियां लोड कर दी। साथ ही उन्होंने इवानोव को बुलेट प्रूफ कार में रहने की सूचना दी। स्थिति खतरनाक हुई तो उन्हें तुरंत पीछे हटना पड़ा। जैसे ही कॉल खत्म हुई, ट्रक अचानक चला गया। भारी मशीन गन थामे एक मजबूत आदमी स्टील की प्लेट के पीछे छिपकर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बेतहाशा गोलीबारी करने लगा। गोलियों की भारी बौछार के तहत कई अंगरक्षकों की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।